तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तोशनिवाल, एंड आई वेलकम यू ऑल टू द थर्ड क्लास ऑफ आवर कंपनी लॉ, जहां पर हम चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 देखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, हेलो शेफाली, गुड आफ्टरनून दिनेश, रफत जहां, स्वाति, स्तुति, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी बच्चा लोग। अच्छा, मेरा वॉइस एकदम परफेक्ट आ रहा है। इज माई वॉइस ऑडिबल? हेलो, आपको वॉइस आ रहा है मेरा? गुड आफ्टरनून, राधे राधे। क्या वॉइस परफेक्ट आ रहा है? इज इट क्लियर, इज इट परफेक्ट? ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा, ये बताइए जरा, क्या आप लोग रिवाइज कर कर आए हो? क्या आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों दोनों रिवाइज कर कर आए हो, या आप भूल गए? मैम, आगे का पढ़ते हैं ना, हम पीछे का भूल जाते हैं। ऐसा कुछ है क्या? पढ़कर आए हो, वेल एंड गुड। नहीं पढ़कर आए हो तो ध्यान रखना, अब से हमें ये पढ़ना रहेगा। अच्छा, पहले हम थोड़ा सा रीकैप करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। हमने एक डॉक्ट्रिन देखी थी प्रीवियस लेक्चर में, दैट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। क्या देखा था? अल्ट्रा वायरस एक लैटिन टर्म है जो बोलता है बियॉन्ड द पावर। अगर कंपनी कोई भी काम करती है अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर, अपनी पावर से बाहर जाकर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अल्ट्रा वायरस काम बोलते हैं। अच्छा, सबसे ऊपर क्या था हमारा? कंपनीज एक्ट था, उसके बाद मेमोरेंडम था, उसके बाद आर्टिकल्स था, और उसके बाद डायरेक्टर्स थे। तो सभी को कैसे काम करना है? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट काम करना यहाँ पर रहता है। ठीक है। अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया है बियॉन्ड ऑब्जेक्ट जाके, किसी कंपनी का ऑब्जेक्ट लिख रखा है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन वो कुछ और काम कर रही है, तो ये अल्ट्रा वायरस कहलाएगा। अच्छा, इसमें हमने ना एक बहुत ही फेमस सा केस लॉ पढ़ा था। क्या केस लॉ था वो? अभी केस का नाम तो आप ही को बताना है। केस लॉ क्या था? बहुत ही फेमस सा एक केस लॉ हमने देखा था। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। कैसे याद किया था हमने? एआरसी वर्सेस रिची करके ये केस लॉ था। ये एक लैंडमार्क जजमेंट आया था आपके अल्ट्रा वायरस केस में। कंपनी ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती जो उसके ऑब्जेक्ट में नहीं लिखा हुआ है। इवन इफ अगर 100% ऑफ शेयर होल्डर ने भी हाँ कर दिया, उन्होंने भी रेटिफाई कर दिया, तो भी आप ऐसा काम नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाकर अगर आप कोई काम कर रहे हो, वो भी कहलाएगा तो वॉइड, लेकिन वो रेटिफाई हो सकता है बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। अच्छा, आफ्टरवर्ड्स वी हैव सीन कि अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन के क्या क्या इफेक्ट्स है। अगर कोई अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन में आ गया है तो इसका इफेक्ट क्या रहेगा? अच्छा, मुझे इसका निमोनिक बता दो। क्या निमोनिक से हमने याद किया था? एकदम परफेक्ट, स्तुति, विवेक, प्रियांशी, साहिल, वेरी गुड। आई होप, आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोगों को केस लॉ के नाम याद है। अगर आपको केस लॉ के नाम याद रहते हैं तो ये एक्स्ट्रा बटर है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा एडेड एडवांटेज है। एंड यही मेरा मोटिव रहेगा कि मैं आप लोगों को केस लॉ का नाम, सेक्शंस, पूरे पूरे सेक्शंस इसी क्लास में लर्न करवा दूंगी। ठीक है। सो उसकी टेंशन नहीं लेनी, आपको सिर्फ एक चीज़ करनी होती है। जैसे ये हमारी क्लास खत्म हुई, फिर आप क्या करो? फिर पढ़ लो। ठीक है। अच्छा, ये आदित्य सोनी, फिर से चेक करो आपने क्या लिखा है। सो हमारे पास आया है VIPUBTG। एकदम परफेक्ट प्रियांशी, एकदम परफेक्ट। सबसे पहले हमने क्या देखा था? वो जो ट्रांजेक्शन है वो कैसा हो जाएगा? वी से वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। आई से हमने देखा था कि जो मेंबर्स हैं ये इंजंक्शन ऑर्डर ला सकते हैं कोर्ट से, और कंपनी को रोक सकते, प्रिवेंट कर सकते वो काम करने से जो उसके ऑब्जेक्ट में नहीं लिखा हुआ है, राइट। अच्छा, आफ्टरवर्ड्स हमने ना यू से 3 चीज़ें देखी थी। क्या था वो? यहाँ पर अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। अल्ट्रा वायरस बोरोइंग्स नहीं कर सकते हो आप। यहाँ पर
अल्ट्रा वायरस टॉर्ट नहीं कर सकते हो। अगर किसी ने किया तो उसके लिए कंपनी लाइबल नहीं होगी, एम्प्लॉय लाइबल होगा। लेकिन कब कब आप कंपनी को लाइबल बोल सकते हो? वहां पर अगर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ है, टॉर्ट कमिट हुआ है, एम्प्लॉय ने किया है, तो वहां पर कंपनी लाइबल हो जाएगी। एंड एक और क्या था हमारा, अल्ट्रा वायरस ग्रांट्स एंड गारंटीज था, आप वैसा भी यहाँ पर नहीं कर सकते हो। अच्छा, पी से एक और पॉइंट क्या था हमारा बच्चा, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स को तो पता है ना उन्हें क्या करना है, सो दे वुड बी कंसिडर्ड पर्सनली लाइबल अगर अल्ट्रा वायरस काम होता है तो। यहाँ पर मेरे को रिवाइज करना है, लेकिन साथ साथ मेरा मोटिव है आपको रिवाइज करवाना। अगर सिर्फ मैं बोल रही हूँ और आप नहीं बोल रहे हो तो बेटा इट इज टोटल वेस्टेज। बिलीव मी, जो शुरू के 5 से 10 मिनट होते हैं और आखिरी के 5 से 10 मिनट होते हैं, ये आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र के समान है कि हमने जो भी कुछ पढ़ा आप उसे रिकवर कर पा रहे हो। कोई भी फैकल्टी इतना एफर्ट्स नहीं लेगा, उन्हें लगेगा कि ठीक है बच्चे को बोल रहे रिवाइज कर ले, बट द रीजन आई एम टेकिंग एफर्ट्स इज कंपनी लॉ को मेरे को ईजी बनाना है। आई वॉन्ट कि आपकी एग्जामेशन आए ही आए, नो मैटर वॉट, हर एक बच्चे की एग्जामेशन आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने इम्प्लाइड पावर्स देखा कि यहाँ पर कुछ ही इम्प्लाइड पावर्स कंपनी के पास होती है, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन था कि पावर्स विच आर नॉट इम्प्लाइड, कौन कौन सी पावर्स इम्प्लाइड नहीं होती हैं। वहाँ पर हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स देखे, जिसमें से कुछ था अगर आप किसी कंपनी का बिजनेस अक्वायर करना चाहते हो सिमिलर बिजनेस के साथ, आप पार्टनरशिप अरेंजमेंट या जॉइंट वेंचर में एंटर करना चाहते हो, आप शेयर्स अक्वायर करना चाहते हो यहाँ पर, ठीक है, आप आपकी कंपनी के अंडरटेकिंग को सेल करना चाहते हो, चैरिटी या डोनेशन करना चाहते हो, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो, श्योरिटी या गारंटियर की तरह काम करना चाहते हो, तो ये पावर्स इम्प्लाइड नहीं है। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको यहाँ पे अप्रूवल चाहिए होगी डायरेक्टर्स की और शेयर होल्डर्स की। नेक्स्ट हमने देखा लोन्स, बोरोइंग्स, गारंटीज एंड अल्ट्रा वायरस रूल। अच्छा, अगर आपने कभी अल्ट्रा वायरस लोन दिया है या अल्ट्रा वायरस कहीं से बोरो किया है तो कभी भी इट विल नॉट क्रिएट द रिलेशन ऑफ डेटर और क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन क्रिएट नहीं होगा यहाँ पर, जहाँ पर हमने वो डिपॉजिटर्स वाला केस देखा था। एंड लास्टली वी हैव सीन डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो, जो बोलता है अदर आई, ये बोलता है कंपनी अलग है, कंपनी को बनाने वाले अलग है, लेकिन इन केस ऑफ फ्रॉड जो इन दोनों के बीच में पर्दा है कॉर्पोरेट व्हील, आप उसे लिफ्ट कर सकते हो। अच्छा, इसके बारे में अभी हम और आगे भी पढ़ेंगे। सो दैट वाज अबाउट हमारा लास्ट क्लास का रिवीजन, ठीक है। आई होप आपको रिकॉल हुआ होगा और मजा आया होगा। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज हम देखने वाले लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, MCA 21 क्या होता है, उसकी सर्विसेज एंड प्री रिक्वेस्ट क्या होते हैं अगर आप कुछ भी फाइलिंग करते हो तो। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? क्या हम स्टार्ट करें? शेल वी स्टार्ट? अच्छा, ये बताओ रिविजन करने में मजा आती है कि नहीं आती है? ये मजा आती है ना? चलो, सो आज के टॉपिक पे हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है विथ लिफ्टिंग या फिर पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊँ कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, इट मीन्स कि एक पर्दा, या हम लोग एकदम प्योर हिंदी में बोले तो उसे बोला जाता है घूंघट, राइट। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये कहना चाहता है जिस भी पर्सन ने यहाँ पर कंपनी बनाई है, जिस भी पर्सन ने ये कंपनी फॉर्म करी है, अभी एक बार कंपनी फॉर्म हो गई है, एक बार कंपनी फॉर्म हो गई है तो ये कंपनी अलग है और ये पर्सन अलग है, यानी कि इनके बीच में ये क्या है, इनके बीच में ये आ जाता है कॉर्पोरेट व्हील। ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कॉर्पोरेट व्हील आ गया। लेकिन अगर हमें लगता है कुछ फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज है तो ये जो व्हील है उसे उठाया जाएगा और इन दोनों को एक ही माना जाएगा। किन दोनों को? जिसने कंपनी बनाई है उसको और कंपनी को एक कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं कब ऐसा होगा, कब यहाँ पर कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया जाएगा। तो जब भी पर्सन का इंटेंशन फ्रॉड्यूलेंट इंटेंशन है यहाँ पर, या फिर उसने कंपनी क्यों बनाई है, उन्होंने कंपनी बनाई है कुछ इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए, राइट। उस केस में यहाँ पर कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो जाएगा और उस पर्सन को पर्सनली लायबल माना जाएगा। अच्छा, तुम्हें मैं कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, एक बार समझने की कोशिश करो, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन है, ठीक है, क्या नाम है, मानो इनका नाम है आकाश। आकाश ने कंपनी बनाई, आकाश ने कंपनी बना दी। अभी आकाश को पता है सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट, जैसे ही कंपनी बनाई हम दोनों हैं अलग अलग, तो आकाश ने कंपनी बना दी और कंपनी के थ्रू ना वो फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज में इनकर कर रहा है, वो इलीगल काम कर रहा है आकाश, ठीक है। जब भी पता चला लोगों को,
जब अथॉरिटीज आई तो आकाश बोलता है मेरी क्या गलती, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ बाबा, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब तो कंपनी ने किया, कंपनी और मैं तो अलग अलग है, आप मेरे को तो लाइबल मान ही नहीं सकते हो। तुम समझ रहे हो, आकाश बोल रहा है मेरी कोई गलती नहीं, मैं फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ, ये कंपनी कर रही है, कंपनी से बात करो ना। तो उस केस में जब हमें लगता है फ्रॉड्यूलेंट इंटेंशन है, तो इन दोनों के बीच में जो व्हील है, जो पर्दा है, वो हटाया जाएगा और आकाश और उस कंपनी को एक कंसिडर किया जाएगा कि जो कंपनी के थ्रू एक्टिविटीज हो रही है वो कौन कर रहा है, दैट पर्सन इज डूइंग द एक्टिविटी एंड ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड लाइबल। क्या अभी क्लियर हुआ, अभी समझ आया कि हो क्या रहा है यहाँ पर। हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट लाया क्यों है, लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया क्यों है, ताकि जो भी लोग कंपनी के पीछे छुपकर गलत गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं, फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो छुपे ना रहे। हमें पर्दा तो हटाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा एक्चुअल में कौन सा ऐसा पर्सन है यहाँ पर जो कि एक्टिविटीज कर रहा है। तो डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करने के लिए हमें कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इस पर्दे के पीछे कौन है, कौन ऐसा कर रहा है। ठीक है, ये आदित्य। अच्छा, ऑल्टर ईगो और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील एक ही बात करते हैं बच्चा लोग। अच्छा, यही बात रही पियर्सिंग की, तो पियर्सिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली छेद होना। ठीक है, सो अगर यहाँ पर छेद हो गया, होल हो गया, तो हमें दिख रहा है कि क्या हो रहा है, एंड दैट इज इट, दोनों को एक कंसिडर किया जाएगा। क्रिस्टल क्लियर है ये? ओके, प्रियांशी, जैसिका। अच्छा, अभी सवाल आता है मैम कौन कौन से ऐसे केसेस है जहां पर हमारा कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होगा। अभी वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस केस लॉस एंड इन विच केसेस द कॉर्पोरेट व्हील कैन बी लिफ्टेड। सो आई वांट योर अटेंशन इधर ही, यहीं पर ही अटेंशन चाहिए मुझे। सो ड्रॉप योर हार्ट्स इन द चैट बॉक्स, एक बार सब अपने अपने हार्ट्स जो है चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, बता दो कि दीदी हम यहीं पर ही है। जस्ट ड्रॉप योर हार्ट्स इन द चैट बॉक्स। ओके, परफेक्ट। साहिल, आदित्य, समीक्षा, एकशा। अच्छा, चलो, ग्रेट, ऑसम। सो द फर्स्ट केस वी आर गोइंग टू रेफर हियर इज कि कब ऐसा होगा। अच्छा, हार्ट्स क्यों ड्रॉप कर रहे हो आप? द रीजन बीइंग, अभी आप लोगों ने हार्ट्स इधर ड्रॉप कर दिए ना, तो तुम्हारे दिल आ गए इधर सारे, तो अभी ये दिल की वजह से जो तुम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होते थे वो नहीं होने वाले। अभी पूरे के पूरे लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम दिमाग से सुनने वाले, समझने वाले और पढ़ने वाले हैं मैम, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। मैं जानती हूँ तुम लोगों को, तुम कैसे हो। ठीक है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू हियर इज, सिर्फ दिमाग से पढ़ोगे, पूरा फोकस, पूरा अटेंशन, पूरा कंसंट्रेशन, आई वांट हियर ओनली। ठीक, पढ़ाई पढ़ाई की जगह होती है, होनी चाहिए। यू हैव टू बी सीरियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर इनिशियली से आप सीरियस रहोगे तो आगे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। सो अभी सबके हार्ट्स इधर आ गए, अभी सिर्फ और सिर्फ हम दिमाग से पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन से दिमाग लगाकर पढ़ेंगे। डन है? आर यू ऑल विथ मी? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन कि कब कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाता है, जब आप इस कॉर्पोरेट व्हील को यूज़ कर रहे हो फ्रॉड के लिए। आपने कंपनी बनाई क्यों है? सो दैट आप फ्रॉड कर रहे हो। आप ऐसा बोल रहे हो वो तो कंपनी ने किया, मैंने कुछ नहीं किया है। जब आप ऐसा करते हो तब कंपनी के और आपके बीच में जो कॉर्पोरेट व्हील है उसे उठाया जाएगा। इसका एक बहुत ही प्यारा सा केस लॉ है, केस लॉ नहीं, वो तो स्टोरी है। हम स्टोरी से समझेंगे कि क्या स्टोरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर दो पर्सन्स थे, ठीक है, बचपन में जॉनी जॉनी सुना है ना हमने, तो ठीक है, एक पर्सन था जॉन्स और एक पर्सन था यहाँ पर लिपमैन। इन दोनों के बीच में केस हुआ था। ठीक है, क्या केस था वो हम यहाँ पर देखेंगे। इधर समझने की कोशिश करना हमारे रिस्पेक्ट में। देयर वर टू पर्सन्स, फॉर ए सेफर साइड हम लिख देते हैं ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में ना कुछ तो केस चल रहा था। कोर्ट का ऑर्डर आया, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि अभी क्या करना पड़ेगा, ए को ये जो लैंड है वो बी को सेल करनी पड़ेगी। ठीक है, ये ही हैव टू सेल द लैंड टू बी। कोर्ट ने क्या बोला, ए को बी को ये लैंड सेल करनी पड़ेगी।
ओके ऐसा क्यों बोला कोर्ट के ऑर्डर ने, क्योंकि दोनों के बीच में केस चल रहा था। जो ऑर्डर आया कोर्ट का, कोर्ट बोलता है इस ऑर्डर के अंदर यू हैव टू सेल योर लैंड टू बी। यहाँ तक ठीक है। अभी कुछ है ना पेंडिंग थी फॉर्मेलिटीज वहां पर, तो ए ने बोला है फॉर्मेलिटीज हो जाए फिर मैं तुम्हें ना ये लैंड को बेचूंगा। लेकिन उससे पहले ए निकला थोड़ा सा शातिर। ए ने क्या किया, ये लैंड को सोल्ड कर दिया। किसको सेल कर दिया, और एक कंपनी को सेल कर दिया। ए बी को लैंड दे उससे पहले ए ने ये लैंड किसको बेच दी है, एक कंपनी को बेच दी है। जब बी गया कोर्ट में तो पता चलता है जिस कंपनी को ए ने ये लैंड बेची थी, ए ने ये लैंड जिस कंपनी को बेची थी वो कंपनी खुद ने ए ने ही बनाई थी। वो कंपनी किसने बनाई थी, ए ने इनकॉर्पोरेट करी थी। और उन कंपनी में कौन था तुम्हें पता है, शेयर होल्डर्स कौन था, एक तो ए था और एक जो क्लर्क होता है ना वो क्लर्क था। तो शेयर होल्डर्स भी कौन थे, सिर्फ ए और क्लर्क शेयर होल्डर्स था। जब पता चला ए ने ऐसा क्यों किया तो कोर्ट ने बोला आपने जो कंपनी बनाई है, आप बोल रहे हो मेरी गलती नहीं है तो कंपनी को बेच दिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब इस कंपनी का हमने कॉर्पोरेट फेकेट उठाया, कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया, तब हमें पता चला इस कंपनी के पीछे कौन है। इस कंपनी के पीछे तो सिर्फ आप और क्लर्क हो। मतलब आपने कंपनी क्यों बनाई, क्या रीजन है कंपनी बनाने का, आपने कंपनी सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई ताकि ये जो लैंड आपको बी को देनी है आप वो लैंड बी को ना दो और आपके पास ही लैंड रह जाए। तो ये गलत है। यहाँ पर कोर्ट ने कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया और पता चला ए विल बी हेल्ड लाइबल, ए हैव टू सेल द लैंड टू द बी। क्या ये क्लियर है, क्या ये समझा, क्या ये समझा, क्या समझना। कभी भी प्रेशर मत लो दिमाग पे कि इस लॉ को हम स्टोरीज जैसे ही समझते जाएंगे फ्रॉम वेरी बिगनिंग टू टिल एंड, ठीक है। क्या ये समझ आया। अच्छा एक बार यू हैव टू रीड इट विथ मी ताकि और क्लियर हो जाएगा। चलो, ए अग्रीड टू सेल सर्टेन लैंड टू बी, ए ने बी को बोला कि मैं क्या करूंगा, लैंड बेचूंगा। पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज ऑफ द सेट डील, ए ने सेल किया लैंड को, ट्रांसफर कर दिया लैंड को, किसी एक कंपनी को बेच दिया है, ठीक है। विच ही हैड इनकॉर्पोरेटेड, जो किसने इनकॉर्पोरेट करी थी, ए ने खुद ने ही इनकॉर्पोरेट करी थी एक नॉमिनल कैपिटल से, और जिसमें शेयर होल्डर कौन था, वो पर्सन खुद था ए, और साथ ही साथ क्लर्क था, ठीक है, वही डायरेक्टर्स थे। ये क्यों हुआ है, ताकि ये जो ऑर्डर आया है, डिक्री मतलब कोर्ट का जो ऑर्डर है वो उससे बच सके, उसको ये लैंड बी को सेल नहीं करनी पड़े, इसलिए इसने ऐसा किया है। दिस वॉज डन ताकि उससे ऐसा ना करना पड़े। कोर्ट ने बोला दैट द कंपनी वॉज द क्रिएचर ऑफ ए, ए ने बनाया, और ये जो मास्क है उसे हम लोग अवॉइड करेंगे क्योंकि कंपनी की नज़र में वो एक ही पर्सन है और ए को अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या ये क्लियर हो गया। Give it a read once. डन 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 है। आई होप कि ये सबको बहुत क्लियर हो गया, स्टोरी क्लियर हो गई। अभी आपके मन में दो क्वेश्चन हो सकते हैं, मैम एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इन केस से, एंड क्या हमें केस का नाम लिखना है। तो समझो मेरी बात, इजीली अगर हमें केस का नाम याद हो रहा है सो वी विल लर्न एंड हम वो केस का नाम लिख देंगे। अदरवाइज क्या, अदरवाइज यू शुड नो द कंक्लूजन कि इस केस में कंक्लूजन क्या आया था, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर में कंक्लूजन लिखना रहेगा। अगेन आपका क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी, आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं समझ सकती हूँ, ठीक है, कि मैम कैसे लिखेंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। तो एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। सो एग्जाम में पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि दो लोग हैं, ठीक है, एक है छोटू एक है मोटू, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखोगे कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि छोटू और मोटू के बीच में यहाँ पर एक केस चल रहा था, राइट। तो वहाँ पर छोटू को अपनी लैंड ट्रांसफर करनी थी मोटू को, कोर्ट ने डिसीजन लिया बट उसने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करके अपनी लैंड कंपनी को ट्रांसफर कर दी। तो आपके अकॉर्डिंग क्या छोटू का एक्शन वैलिड है, क्या इस केस में कोर्ट क्या डिसीजन लेगी। तो अब आपको आंसर देना है कि हमने इस केस को रेफरेंस लिया है, कहाँ से रेफरेंस लिया, जोन्स वर्सेस लिपमैन में, जहाँ पर ये
ये डिसीजन लिया था दैट ये जो कंपनी है वो खुद की एक ही है, एंड इसीलिए कोर्ट को यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा, कोर्ट का डिसीजन मानना पड़ेगा, कोर्ट विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील। ऐसा आप बोलोगे, दोनों को एक मानना जाएगा। और ए ने जैसे बी को लैंड सेल करी थी, वैसे ही इस क्वेश्चन में छोटू को भी बी को लैंड सेल करनी पड़ेगी, एंड इस क्वेश्चन में भी आपका कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होगा। ठीक है, आपको इस चीज में नहीं जाना है कि बेटा ए कौन है बी कौन है, ये नाम याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट आपको कंक्लूजन पता होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है साधक, आपको कंक्लूजन पता होना चाहिए। डन है क्या? अच्छा, नेक्स्ट है, देखो आप, वेयर अ कॉर्पोरेट फेकेड इज रियली ओनली एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी। ये कौन सा केस है यहाँ पर? ये केस है आरजी फिल्म्स लिमिटेड का। अच्छा, नेक्स्ट बोला गया ये जो कॉर्पोरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंसी है, एक इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, यानी कि आप कंपनी को एज अ मास्क यूज कर रहे हो, आप हो कोई और दिख कोई और रहे हो, तो आप मास्क की तरह यहाँ पर कंपनी का यूज कर रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है तो भी हम कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करेंगे। अभी केस क्या था ये समझे? अरे केस नहीं, स्टोरी समझेंगे दीदी हम तो। स्टोरी क्या थी, इंडिया में ना एक अमेरिकन कंपनी को फिल्म प्रोड्यूस करनी थी, इंडिया के अंदर अमेरिकन कंपनी को फिल्म प्रोड्यूस करनी थी, बट ये अमेरिकन कंपनी को अलाउड ही नहीं था इंडिया में आके फिल्म प्रोड्यूस करने का। ओके दीदी, सॉर्टेड चल रहा है, अमेरिकन कंपनी को इंडिया में आके फिल्म प्रोड्यूस करना अलाउड नहीं था। तो इस केस में क्या हुआ है, एक अमेरिकन कंपनी ने ब्रिटिश कंपनी के थ्रू, यानी कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, ब्रिटिश कंपनी, और इस ब्रिटिश कंपनी के थ्रू उन्होंने इंडिया में फिल्म प्रोड्यूस करी। जब लगा कि दाल में कुछ काला है, तभी ब्रिटिश कंपनी का कॉर्पोरेट व्हील उठाया, उनका मास्क उठाया, तब पता चलता है इस ब्रिटिश कंपनी के अंदर 90% लोग कौन है, ये जो 90% कैपिटल है वो किसने होल्ड कर रखी है? 90% जो कैपिटल है वो अमेरिकन्स ने होल्ड कर रखी है। अमेरिकन्स और अमेरिकन कंपनी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने होल्ड कर रखी। अभी सीधी सी बात है, अगर एक कंपनी में 90% या उससे ज्यादा होल्डिंग अमेरिकन की, अमेरिकन कंपनी की, तो चलेगी किसकी? उस कंपनी में चलेगी भी अमेरिकन की ही। मतलब ये अमेरिकन ने क्या किया है, सिर्फ ब्रिटिश कंपनी को एज अ मुखोटा यूज किया, एज अ मास्क यूज किया है, एज अ फैकेड यूज किया है, बट एक्चुअली में वो अपना काम करवा रहे थे। दैट इज वाई देयर वाज अ नीड कि ब्रिटिश कंपनी का जो कॉर्पोरेट व्हील है उसे लिफ्ट किया जाए, और लिफ्ट करके देखा जाए कि एक्चुअली में है कौन। नाम से तुम ब्रिटिश कंपनी हो, लेकिन तुम्हें कंट्रोल कौन कर रहा है? तुम्हें अमेरिकन कंट्रोल कर रहे हैं। सो दैट इज वाई यहाँ पर कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हुआ, और इसे भी अमेरिकन कंपनी माना गया था। क्या ये डन है? अच्छा, अभी देखो इस केस में क्या हुआ। इन द सैड केस एन अमेरिकन कंपनी प्रोड्यूस्ड अ फिल्म इन इंडिया थ्रू अ ब्रिटिश कंपनी। ठीक है, इन दिस ब्रिटिश कंपनी 90% ऑफ द कैपिटल वाज हेल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन कंपनी, जो कि फिल्म को यहाँ पर फाइनेंस कर रहे थे। लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील, ही रिफ्यूज टू रजिस्टर द फिल्म एज अमेरिकन कंपनीज वर नॉट अलाउड टू प्रोड्यूस द फिल्म इन इंडिया। जब कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया तो पता चला ये तो अमेरिकन कंपनी है, तो इधर हमने पहले ही बोला था अमेरिकन कंपनी को तो अलाउड ही नहीं इंडिया में फिल्म प्रोड्यूस करना, और ये जो ब्रिटिश कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट थी, अमेरिकन कंपनी का एक हथियार थी, एक इंस्ट्रूमेंट थी यहाँ पर। ठीक है, जैसे तुम्हें पता है, समझो मेरे केस को, तुमने कभी देखा होगा बर्थडे पार्टीज वगैरह में या कोई भी वेडिंग फंक्शंस में मास्क लगा देते हैं लोग। ठीक है, अगर किसी ने मास्क लगाया है और मास्क लगा के कोई काम किया है, तो क्या वो पर्सन बोल सकता है अरे मैंने नहीं किया, ये तो किसी और ने किया? या कोई पर्सन होते हैं जो जोकर वाला कॉस्ट्यूम पहनते, कोई एलिफेंट वाला, कोई टेडी बियर वाला कॉस्ट्यूम पहनेगा। तो अगर मान लो किसी पर्सन ने टेडी बियर वाला कॉस्ट्यूम पहना, और टेडी बियर वाला कॉस्ट्यूम पहन के ना कुछ डिस्ट्रॉय वगैरह कर दिया, कुछ डैमेज कर दिया है यहाँ पर, तो उस केस में क्या वो पर्सन बोल सकते हैं मैंने नहीं किया है, ये तो किसी और ने किया? उस केस में हम क्या करेंगे, फटाफट से उसका मास्क हटाएंगे और मास्क हटा के देखेंगे कि चेहरे के पीछे कौन है, ये मास्क
मास्क के पीछे कौन है यहाँ पर। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी सिर्फ इतना सा बोला गया है, आप मास्क को क्यों यूज कर रहे हो, आप मास्क को यूज कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से एंटर होने के लिए। यहाँ पर आपकी आपकी एक्चुअली में कंपनी नहीं है। यहाँ पर देखो तो ब्रिटिश कंपनी उनके लिए एक एजेंसी थी जिसके थ्रू अमेरिकन क्या कर रहे थे, उसके थ्रू अमेरिकन यहाँ पर क्या कर रहे थे, अपनी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे। तो कभी भी अगर आप कोई कंपनी बनाते हो जिसके थ्रू आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, तो हम इस कंपनी का कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपकी जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ आप छुपा रहे हो, वो सिर्फ यहाँ पे एजेंसी है। क्या ये परफेक्टली क्लियर है अभी हमें? बच्चे समझने की कोशिश करनी है हमें, राइट। यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कभी भी ना पूरा पूरा केस लो आपको इतना बड़ा नहीं दिया होगा। यहाँ पर भी सिर्फ कंक्लूजन दिया जाएगा ताकि आप उससे रिलेट कर पाओ कि ऐसा एक्चुअल में होता है। कंपनी लॉ इज नॉट अ थियोरिटिकल सब्जेक्ट बट रादर इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हियर। तो नेक्स्ट है हमारा विद कंडक्ट कन्फ्लिक्ट्स विद पब्लिक पॉलिसी। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर पब्लिक के हित में कोई चीज़ नहीं, यानी कि पब्लिक के वेलफेयर में नहीं है, तब भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करेंगे। अच्छा ऐसा भी क्या होता है दीदी, अब केस बताओ। बिल्कुल आपको केस बताते हैं। मान लो यहाँ पर अगर दो कंपनीज हैं और वो दोनों ही कंपनी का क्या कर चल रहा है, एक दूसरे से ना बहुत ही खतरनाक सा वॉर चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो उस केस में क्या होगा, अभी मैं तुम्हें एग्जाम्पल के लिए दो कंट्रीज के नाम बताती हूँ सो दैट तुम रिलेट कर पाओगे। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल समझो ये कंपनी है हमारी इंडिया और ये कंपनी है आपकी चाइना, ठीक है। अभी आप रिलेट कर पाओगे, दैट इज वाई मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। लेट्स अज्यूम ये जो चाइना है ना, ये चाइना ना मैन्स और मटेरियल्स इंडिया में भेजती थी। मतलब ये चाइना की कंपनी आपके इंडिया में क्या करती थी, उसके मेंस और मटेरियल्स भेजती थी। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या हुआ है, वहाँ पर वॉर हो गया है। मतलब इंडिया और चाइना के बीच में अगर वॉर हो गया है, जब भी दो कंट्रीज के बीच में वॉर होता है तब उसे हम बोलते हैं एनिमी कंट्री। क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोलो, उसे हम बोलते हैं एनिमी कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा होता है उस केस में कुछ चीजें मना कर दी जाती है। अभी कैसे मना कर दी जाती है समझेंगे हम लोग। सो बेसिकली इंडिया एंड चाइना दो कंट्री है, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए ये कंट्रीज के नेम यूज कर रही हूँ। ये इंडिया है, ये चाइना है। चाइना मेंस और मटेरियल्स इंडिया में यहाँ पर भेजा करती थी, राइट। अभी मेंस और मटेरियल्स इंडिया में आ रहा है, काम हो रहा है, लेकिन अगर दोनों ही कंट्री के बीच में यहाँ पर वॉर हो जा रहा है और फिर भी चाइना अपने मेंस और मटेरियल्स इंडिया में भेज रही है, तो उस केस में हम देखा जाएगा कि एक्चुअली में अगर चाइना के मेंस और मटेरियल्स इंडिया में आ रहे हैं तो ये जो इंडिया वाली कंपनी है ना, इसका कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि इस कंपनी को एक्चुअली में कंट्रोल कौन कर रहा है। अगर चाइना के ही लोग इंडिया में भेजे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडियन कंपनी को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, चाइना के पीपल कंट्रोल कर रहे हैं। सो दैट इज वाई जब भी एनिमी कैरेक्टर वाला केस होगा, दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा है, तो किसी भी कंपनी का कॉर्पोरेट व्हील यहाँ पर लिफ्ट करके देखा जा सकता है और देखा जा सकता है कि इस कंपनी में कंट्रोल किसका है, डी फैक्टो मतलब ओवरऑल कंट्रोल किसका है इस पूरी कंपनी में, वो देखा जाएगा। अगर दो कंपनी के बीच में वॉर चल रहा है तो उस केस में कॉर्पोरेट व्हील कंपनी का लिफ्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जब वॉर चल रहा है, क्योंकि ये हमारी पब्लिक पॉलिसी को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। समझो अगर चाइना के लोग इंडिया में आ रहे हैं, चाइना वाले लोग मेंस और मटेरियल्स भेज रहे हैं, क्या पता कुछ बॉम्ब वॉम्ब भेज दे तो, या फिर जो चाइना के लोग हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो भले इंडिया की कंपनी है लेकिन हमेशा उनका फेवर किसका रहेगा, चाइना में रहेगा। तो उस केस में हम इंडियन कंपनी का कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करेंगे यहाँ पर। बट ये कब केस होगा, जब भी एनिमी कैरेक्टर वाला है, जब भी लड़ाई चल रही है। तो ये एक दूसरे की कंपनी को क्या बोलेंगे, यहाँ पर एलियन एनिमी बोला जाता है, ठीक है। क्या ये क्लियर हुआ है, क्या ये डन है? कोई डाउट है अभी तक? कैन वी प्रोसीड फर्दर? परफेक्टली परफेक्ट, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अरे वाह वाह, ग्रेट।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारा अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। अभी इसमें क्या हुआ था वो देखना। वेलफेयर लेजिस्लेशन मतलब ये पब्लिक वेलफेयर में नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, वहां पर भी हम लिफ्ट करने वाले हैं कॉर्पोरेट व्हील को। ठीक है, कौन से वाले में डाउट है शिफाली? थर्ड वाला, दिस वन। इसमें बेटा एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब दोनों कंट्रीज का वॉर हो रहा है ना, दोनों कंट्रीज का वॉर हो रहा है, एक कंट्री दूसरी कंट्री को मेंस और मटेरियल्स भेज रही है, और वॉर के टाइम पे हम एक कंट्री का कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करके देख सकते हैं कि उस कंट्री को एक्चुअली में कंट्रोल कौन कर रहा है, उस कंपनी को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये देखने के लिए कोर्ट कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकती है। ठीक है। ऑल्सो अगर बच्चे आप लोगों को लगता है रिपीट करना है तो उस केस में आप थोड़ा सा पहले जाओ और उसे फिर से सुनो, फिर अगर कोई डाउट आता है तो मैं आई विल एक्सप्लेन फर्दर। ठीक है, यस था साधक, जितना है उतना सफिशिएंट है। ठीक है, कभी भी आपको केस लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं करना है। एग्जामिनर बस ये देखना चाहता है कि आपको इस केस का कंक्लूजन पता है ना क्या हुआ था। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। अच्छा, ये केस ना बहुत ही मजेदार सा केस है। ये केस में क्या हुआ था, वर्कमेंस के बीच में हुआ था और आपकी एक कंपनी है भावनगर की, उसके बीच में हुआ था। जो वर्कमेंस एम्प्लॉयड थे एसोसिएशन रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जो भावनगर में है, वर्सेस इस कंपनी के बीच में हुआ था। बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर क्या हुआ है इस केस में, ये जो प्रिंसिपल कंपनी थी, एक बार आई वांट यू टू रीड दिस। अभी तक क्या हो रहा है, मैं आपको केस समझा रही हूँ एंड देन हम रीड कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपोजिट चीज करेंगे। यू आर गोइंग टू रीड दिस एंड फिर मैं आपको केस समझाऊंगी टू सी कि आप कितना इंटरप्रेट कर पा रहे हो, क्योंकि एट द एंड ये मैटर करता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, और इस चीज की प्रैक्टिस मैं आपको शुरू से ही लगाऊंगी। राइट, सो यहाँ पर पहले से रीड करो, क्या समझ आया देखो, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बच्चा लोग पढ़ना, हाँ फोन मत चलाने लग जाना। 2 मिनट का ब्रेक नहीं हुआ है, 2 मिनट पढ़ने के लिए दिया है। यू हैव टू शो योर सीरियसनेस हियर। मुझे देखना है कि आप लोग कितना इंटरप्रेट कर पाते हो, कितना दिमाग में जा रहा है हमारे। अच्छा, जो भी थोड़ा थोड़ा गया है, लेट्स सी कि कितना हम लोग सेम पेज पे। इस केस में क्या हुआ था, एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को बोला है कि तुम काम करो, काम करो, बहुत जोरों शोरों से काम करो, हम प्रॉफिट्स होगा ना तो हम तुम्हें बोनस देंगे। अभी बोनस का नाम सुनकर वर्कमैन ने बहुत जोरों शोरों से काम किया है। यहाँ पर कंपनी को बोनस, कंपनी को प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन अभी कंपनी का मन बदल गया। कंपनी ने सोचा अभी प्रॉफिट हुआ तो बोनस देना पड़ेगा। सो कंपनी को बोनस ना देना पड़े उन एम्प्लॉयज को, इसके लिए इस कंपनी ने क्या किया है, इस कंपनी ने एक दूसरी कंपनी फॉर्म करी है। ठीक है, इस कंपनी ने एक दूसरी कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, जिसका कोई काम नहीं था, कोई भी बिजनेस नहीं था इस कंपनी का, कोई भी बिजनेस नहीं था। बस क्या था, ये पहली वाली कंपनी से इसको डिविडेंड रिसीव होता था, पहली वाली कंपनी से इसे डिविडेंड रिसीव होता था। जब पता चला, जब इस सेकंड वाली कंपनी का कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया, तब पता चला ये दूसरी कंपनी को तो ऐसे ही बनाया है ताकि ये पहली कंपनी अपना ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कम कर पाए। वो बोलेगी हम तो इसको डिविडेंड दे रहे, तो वो अपना ग्रॉस प्रॉफिट कम कर पाए, इसलिए उसने दूसरी वाली कंपनी को बनाया। देयर वाज नो रीजन, इस दूसरी कंपनी का तो कोई बिजनेस ही नहीं था, तो इसीलिए सेकंड कंपनी का कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया गया और पता चलता है ये दोनों तो एक ही है। ये पहली कंपनी जो है और जो दूसरी कंपनी, दे बोथ आर सेम। ये इसलिए किया था कि वर्कमैन को बोनस ना देना पड़े, जो कि गलत है। ये वेलफेयर को आप अवॉइड करना चाहते हो, दैट इज रॉन्ग। और उस केस में जो पर्दा है ये लिफ्ट होगा यहाँ पर। क्या ये क्लियर है? डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट फर्दर? समझा हमें? ये आपकी है प्रिंसिपल कंपनी, जिसने क्या बोला कि बहुत जोरों शोरों से मेहनत करो, हम तुम्हें बोनस देंगे। प्रॉफिट भी हुआ, अभी इसको बोनस नहीं देना था, तो इस कंपनी ने क्या किया, एक और ऐसे ही कंपनी बना दी। इन्हें हम ना डमी कंपनी बोलते हैं।
लेकिन ये एग्जाम में लिखकर नहीं आना, ये तुम्हारे समझने के लिए मैं बोल रही हूँ। एक डमी कंपनी, एक डिब्बा कंपनी बना दी, तो ये कंपनी अपना सारा जो प्रॉफिट है ना वो डिविडेंड के फॉर्म में डमी कंपनी में भेजती थी। अभी वो डिविडेंड के फॉर्म में भेज रही तो ऑब्वियसली इसका ग्रॉस प्रॉफिट माइनस होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट जब कम होता था तो वो बोनस नहीं देती थी, एंड दैट वाज द रीज़न उन्हें बोनस ना देना पड़े, इसलिए उन्होंने एक कंपनी बनाई। इस कंपनी का कॉर्पोरेट भी लिफ्ट किया और पता चलता है ये कंपनी का तो कोई बिजनेस ही नहीं है और कोई इनकम भी नहीं है, सिवाय बस इसे पहली कंपनी से डिविडेंड के फॉर्म में इनकम मिलता था। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर कॉर्पोरेट भी लिफ्ट हुआ है। क्या ये डन है? अरे वाह वाह, ऑसम गाइस, ऑसम। अच्छा, ये सेम केस है हमारे एनिमी कैरेक्टर वाला। कंपनी को एनिमी कैरेक्टर की तरह माना जाएगा अगर किसी दूसरी कंपनी से उसका वॉर चल रहा है यहाँ पर, और जिस कंपनी से वॉर चल रहा है, जिस कंट्री से वॉर चल रहा है यहाँ पर, वो उसके डायरेक्शंस पे ही काम कर रही है, तो कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया जाएगा। प्रिंसिपल डोरमेंट कंपनी नहीं, नहीं निखिल, डोरमेंट कंपनी नहीं बोलेंगे, डोरमेंट कंपनी इज टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये तो बस कंपनी को उन्होंने इस पर्पज से बनाया ताकि उन्हें ना कोई भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ना करना पड़े इन द फॉर्म ऑफ बोनस। प्रिंसिपल कंपनी ने एक कंपनी, यस यस एकदम परफेक्ट बोला आपने, ठीक है। इट इज नॉट अ डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी से मत समझना इसको, डोरमेंट कंपनी भी हम देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, अभी बहुत ही प्यारे सा केस है, दैट इज इवेजन ऑफ टैक्स। इवेजन ऑफ टैक्स क्या होता है? टैक्स की चोरी करना या फिर टैक्स को अवॉइड करना। आपको टैक्स ना देना पड़े इसलिए आप कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कर रहे हो। क्या हो रहा है? देखो, कंपनी आपने क्यों बनाई है? ताकि आपको टैक्स ना देना पड़े। बेसिकली यहाँ पर बहुत ही शातिर दिमाग का एक पर्सन था जिनका नाम था सर दिनशो मानिक जी पेटेट। अच्छा, ये वाला केस आपको पता होना चाहिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये केस का नाम क्या है? मेरे साथ बोलो, सर दिनशो मानिक जी, सर दिनशो मानिक जी, सर दिनशो मानिक जी पेटेट, ठीक है। अच्छा, इस केस में हुआ क्या था यहाँ पर? ये जो दिनशो जी थे उनको बहुत सारा पैसा आ रहा था। अभी बहुत सारा पैसा आया तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, लेकिन इनका कुछ खास मूड नहीं हुआ टैक्स पे करने का। इन्हें लगा कि यार मैं किसी ना किसी तरीके से क्या मैं टैक्स को अवॉइड कर सकता हूँ, क्या मैं टैक्स ना दूँ। तो इन्होंने अपना शातिर दिमाग चलाया और सर दिनशो ने ना 4 प्राइवेट कंपनी फॉर्म करी। उन्होंने क्या किया? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। सर दिनशो मानिक जी ने 4 प्राइवेट कंपनी यहाँ पर होल्ड करी, और वो क्या करने लगे हैं, जो भी डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम उनको मिलता था वो आगे यहाँ पर लोन के रूप में इन कंपनी को दे देते थे। तो ये दिनशो जी थे, बहुत ही शातिर दिमाग के हैं। इन्होंने क्या किया है, ये जो भी इनकम आपको मिल रहा है, इनको जो भी इनकम मिल रहा है, ये 1 2 3 4 कंपनीज को लोन के फॉर्म में आगे दे देते थे। ये इनकम आगे डिवाइड करते थे, 1 2 3 और 4 कंपनी में आगे डिवाइड करते थे। उसकी वजह से उनकी इनकम क्या होगी, उनकी इनकम कम दिखाई देती थी, और इसीलिए वो टैक्स का पेमेंट यहाँ पर नहीं करते थे। जब बाद में पता चला कि वो किधर ऐसा कंपनी में पैसा दे रहे हैं, जब इन कंपनी का कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया गया, तब पता चलता है कि ये कंपनी तो दिनशो मानिक जी ने ही बनाई है, सो दैट उन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़े। दैट वाज रॉन्ग, और इसीलिए कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो कंपनी का कोई भी बिजनेस नहीं था, कंपनी सिर्फ और सिर्फ पैसा रिसीव करती थी, सो दैट दिनशो मानिक जी को यहाँ पे टैक्स पे नहीं करना पड़े। सो अगर आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो ओनली फॉर द पर्पज ताकि आपको टैक्स पे नहीं करना पड़े, तो वहां पर भी कोर्ट कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करेगा, आपको और आपकी कंपनी को सेम पर्सन यहाँ पर ट्रीट करेंगे। एम आई वेरी क्लियर? क्या ये क्लियर हुआ है? इज इट डन? एनी डाउट? एकदम क्रिस्टल क्लियर है? डन।
ओके प्रियांशी, साहिल, स्नेहा, स्तुति, स्वाति, आदित्य, शाफाली, डन। अच्छा नेक्स्ट है, अगर हमें पता चलता है कि हमने कंपनी को यूज़ किया है, कंपनी की पर्सनैलिटी यूज़ करी किसी अनजस्ट पर्पज से, मतलब किसी के साथ हम लोग इनजस्टिस कर रहे हैं या इनइक्विटेबल पर्पज के लिए, तो वहाँ पर भी कोर्ट क्या करेगा, आपका कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर देगा। या फिर आपने कंपनी क्यों फॉर्म करी है, अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ छुपाने के लिए कंपनी फॉर्म करी है, यानी कि आप टैक्स नहीं पे करना चाहते हो, आप कस्टम्स का पैसा नहीं देना चाहते, आप एक्साइज ड्यूटी नहीं पे करना चाहते हो, इसलिए आपने कंपनी फॉर्म कर दी, तो उस केस में भी ऐसा होगा, तो कोर्ट कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करेगा। कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करना मतलब क्या, आपको जो ये काम कर रहा है आपको और कंपनी को एक माना जाएगा, और इसीलिए दैट पर्सन वुड बी लाइबल, जो ये काम कर रहा है। आप ये बोलकर छुप नहीं सकते हो कि मैंने नहीं किया है, कंपनी ने किया है। तो आपका कोर्ट इस कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करेगा अगर आप क्रिमिनल एक्टिविटीज भी कर रहे हो या क्रिमिनल एक्टिविटीज को कंसील करना चाहते हो, यानी कि छुपाना चाहते हो। क्या हो गया, ये आपको टैक्सेस नहीं देने हैं। सो दैट वाज इट, जब आपकी कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो सकता है। हमने ढेरों सारे यहाँ पर केसेस देखे। अच्छा बिफोर दैट मुझे बता दो, क्या ये सब दिमाग में चला गया है, कब कब यहाँ पर आपका कोर्ट कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कर सकता है? अच्छा थोड़ा थोड़ा गया कि पूरा पूरा चला गया है? थोड़ा थोड़ा गया हमारे दिमाग में, पूरा पूरा चला गया है? बताओ जरा। फिर हम एक प्यारे से रैपिड रिवीजन करेंगे इसका भी, कॉर्पोरेट व्हील का भी हम एक रिवीजन करेंगे, ठीक है? चलो, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए हमारे मन में। क्रिस्टल क्लियर है एकदम? थोड़ा थोड़ा कि पूरा पूरा? अरे वाह, पूरा पूरा है। ग्रेट, शिफाली, स्तुति, आदित्य, समीक्षा, स्वाति। चलो देखते हैं, अगर किसी बच्चे के मन में थोड़ा सा भी पॉइंट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके चलो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमने देखा कॉर्पोरेट व्हील कब लिफ्ट हो सकता है। सबसे पहला कब लिफ्ट होगा, अगर फ्रॉड हो रहा है, इम्प्रॉपर कंडक्ट हो रहा है। कंपनी ही क्यों बनाई है, फ्रॉड करने के लिए कंपनी बनाई है। जहां पर हमने कौन सा केस देखा, जॉन्स वर्सेस लिपमैन वाला केस देखा। ए जो पर्सन होता है उसको बी को अपनी लैंड और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी होती है कोर्ट के ऑर्डर से, फॉर्मेलिटीज खत्म करने के बाद करनी थी, पर ए ने क्या किया, ये किसी कंपनी को ट्रांसफर कर दी, और वो कंपनी ए ने खुद ने ही बनाई थी। जब कंपनी का कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया तब पता चला कंपनी का कोई बिजनेस ही नहीं है, कंपनी में शेयर होल्डर और डायरेक्टर वो एक खुद है और एक क्लर्क है। तो इसीलिए यहाँ पर कोर्ट ने कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया। पता चला आपने फ्रॉड्यूलेंट पर्पस के लिए कंपनी बनाई है एंड ए को ट्रांसफर करना पड़ेगा वो लैंड बी को। अच्छा नेक्स्ट केस हमने देखा, जब आप कॉर्पोरेट फेकेड को यूज करे हो एज एन एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटलिटी। यहाँ पर हमने आरजी फिल्म्स लिमिटेड वाला केस देखा था, जहाँ पर अमेरिकन कंपनीज वर नॉट अलाउड टू प्रोड्यूस द फिल्म इन इंडिया। तो अमेरिकन कंपनी ने ब्रिटिश कंपनी को यूज किया एज एन एजेंसी, एज एन इंस्ट्रूमेंटलिटी यूज किया और उसके थ्रू अपनी फिल्म प्रोड्यूस कर रही थी। जब ब्रिटिश कंपनी का कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया तब पता चलता है इसमें तो 90% कैपिटल कौन होल्ड कर रहा है, अमेरिकन होल्ड कर रहे हैं। आफ्टरवर्ड्स हमने देखा जब कंपनी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो पब्लिक पॉलिसी को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, यानी कि दो कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा है यहाँ पर, तो उस केस में ये एलियन एनिमीज है, एनिमी कैरेक्टर है, और कंपनी का कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया जाएगा ये देखने के लिए कि कंट्रोल किसका है। यहाँ पर इस कंपनी को कंट्रोल क्या हमारी एलियन एनिमी तो कंट्रोल नहीं कर रही है, एंड दैट इज वाई इसका कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया जाएगा। अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, जहाँ पर भावनगर के एम्प्लॉयज वाला केस था, कंपनी ने बोला काम करो बोनस मिलेगा। जब बोनस देने की बारी आई तो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी फॉर्म करी, अपना जो प्रॉफिट था वो उधर ट्रांसफर कर दिया है, सो दैट प्रॉफिट कम हो जाएगा और उन्हें एम्प्लॉयज को बोनस ना देना पड़े, राइट। आफ्टरवर्ड्स हम लोगों ने क्या देखा है, वही सेम एनिमी कैरेक्टर वाला केस है, तब भी आप कॉर्पोरेट व्हील यहाँ पर लिफ्ट कर सकते हो। अच्छा अगर आप कंपनी बना रहे हो, क्यों कंपनी बना रहे हो, सिर्फ और सिर्फ टैक्स की चोरी करने के लिए, टैक्स को अवॉइड करने के लिए, तो भी हम यहाँ पर कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करेंगे। द केस वो दिनशो मैनिक जी पेटेंट वाला केस था, जहाँ पर उस एसएससी ने 4 प्राइवेट कंपनीज फॉर्म करी और अपना जो भी पैसा आता था वो लोन के फॉर्म में प्राइवेट कंपनीज को दे देता था, सो दैट उसे यहाँ पर क्या नहीं देना पड़े, उसे यहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़े। अच्छा जो लास्ट वाला है वो सिर्फ इतना सा बोलता है, अगर कभी भी आप कंपनी को अनजस्ट या गलत पर्पस के लिए बनाते हो, इनइक्विटेबल पर्पस के लिए बनाते हो, इस पर कोई केस नहीं दे रखा है, तो उस केस में हम कॉर्पोरेट व्हील यहाँ पर लिफ्ट करेंगे। या फिर आप
जो कंपनी का कॉर्पोरेट व्हील है उसे क्यों यूज कर रहे हो अपनी एक्टिविटीज छुपाने के लिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज करने के लिए। यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज से मतलब आप तो टैक्स की चोरी कर रहे हो, आप कस्टम्स पे नहीं कर रहे हो, आप कोई भी यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी पे नहीं कर रहे हो, तो उस केस में हम आपको और कंपनी को एक ही मानेंगे। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल नाउ। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं अभी हम। नेक्स्ट हम बात करने वाले ई गवर्नेंस की, विच इज MCA 21। अच्छा, आखिरकार सबसे पहले MCA 21 होता क्या है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, राइट। फुल फॉर्म क्या है MCA 21 का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इट इज अ वेबसाइट जो सभी को गवर्न करती है, आपकी कंपनीज को भी और आपकी LLP को भी यहाँ पर गवर्न करती है, ठीक है। ई गवर्नेंस बेसिकली क्या बोलता है, गवर्नेंस मतलब क्या होता है वो समझो। गवर्नेंस बोलता है आपको लॉ कंप्लाई करना है, ये जो लॉ है वो आपको फॉलो करना है लेटर में और स्पिरिट में। सो गवर्नेंस बोलता है कि आपको जो भी लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आप मेरे संग पढ़ रहे हो ये फॉलो करना रहेगा लेटर में और स्पिरिट में। लेटर में मतलब जो लिखा है वो तो करना ही आपको, और अच्छे तरीके से ऐसा करना रहेगा। इसके बारे में भी हम और डिटेल में देखेंगे। लेकिन आजकल ये सभी कैसा हो गया, ये सभी इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है, डिजिटल इंडिया जैसा कि आपको पता है, तो ये सभी इलेक्ट्रॉनिकली हो गया। उसके लिए 21st सेंचुरी का एक इनोवेशन था विच इज MCA 21, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट थी। ये बोलता है अभी हम गवर्न करेंगे कि सारी कंपनीज लॉ कंप्लाई तो कर रही है ना, और वो हम कैसे देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली देखेंगे यहाँ पर। सो बेसिकली यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करी है गवर्नमेंट ने। क्या चीज लाई है, हम स्मार्ट गवर्नेंस लाए हैं। स्मार्ट गवर्नेंस मतलब क्या, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस लाए हैं, सो दैट आप देख पाओ। डोंट वरी, मैं आपको प्रैक्टिकली भी MCA 21 की वेबसाइट बताऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर काम होगा, राइट। अच्छा, ई गवर्नेंस हम लोगों ने देखा है जहां पर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के थ्रू लॉ को कंप्लाई करते हैं लेटर में और स्पिरिट में। और कैसा गवर्नेंस है ये, स्मार्ट है। कैसा है, स्मार्ट है। स्मार्ट मतलब क्या, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंसी। ये आपको मेरे साथ बोलना है, सिर्फ सुनना नहीं है। जितना बोलोगे आपको बहुत बेनिफिट होगा। बिलीव मी, लास्ट बैच में जो भी स्टूडेंट्स थे वो भी मेरे साथ ऐसा बोला करते थे, अपने घर पे रिवाइज करते थे, एंड उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है इस चीज़ों से। अच्छा, ये LLP यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की फाइलिंग हो या कंपनी से रिलेटेड जो भी फॉर्म्स हो वो कहाँ होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे होंगे। इस वेबसाइट पे V3 पोर्टल पे। अच्छा, V3 पोर्टल मतलब क्या है, वर्जन 3 पोर्टल। ऐसे तुम्हें पता है अपडेट्स होते रहते हैं, वर्जन्स आते रहते हैं ना हमारे मोबाइल फोन्स में, हमारे सॉफ्टवेयर्स में। वैसे ही इस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे पहले V1 पोर्टल था, वर्जन 1 था, वर्जन 2 था, और अभी एट प्रेजेंट ही कौन सा पोर्टल है हमारे पास, MCA का वर्जन 3 पोर्टल है हमारे पास, जहाँ पर LLP से रिलेटेड और कंपनी से रिलेटेड सारी की सारी फाइलिंग्स होती है। तुमने देखा होगा MCA 21, तो 21 मतलब क्या, 21 मतलब ये है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक इनिशिएटिव है 21st सेंचुरी का। सो इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द 21st सेंचुरी। अच्छा, ये जो MCA की वेबसाइट है ना, उसने एक चीज और लाई है, इट इज वेरी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड। कब इंट्रोड्यूस हुआ, ये 17 मार्च 23 को उन्होंने एक चीज इंट्रोड्यूस करी। जैसा कि आपको पता होगा कि मोदी जी ने एक चीज इंट्रोड्यूस करी थी, EODB, विच मीन्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर आज इंडिया में कोई भी पर्सन चाहता है वो बिजनेस करे, सो द गवर्नमेंट वांट्स कि आप बिजनेस को इतना ईजी कर दो सो दैट एनीवन कैन स्टार्ट अ बिजनेस, एनीवन कैन थिंक ऑफ स्टार्ट अ बिजनेस एंड कैन एक्चुअली एंड प्रैक्टिकली स्टार्ट अ बिजनेस। हम इतना ईजी कर दो, तो जो भी लॉज रूल्स रेगुलेशंस कॉम्प्लेक्स थे बिजनेस को बनाने में, हमने उसे ईजी कर दिया। दैट वाज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बट आप बिजनेस स्टार्ट तो कर रहे हो, व्हाट इज द गारंटी आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। हो सकता है बिजनेस ना चले, तो बिजनेस को चलाना तो इजी हो गया था, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना तो इजी हो गया था, लेकिन अगर नहीं चली तो क्या। सो दैट इज वाई ये चीज रियलाइज हुई। मैंने क्या बोला, जब जब प्रॉब्लम होती है ना तब तब सोल्यूशन में इनके लॉ आता है, नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर्स आते हैं, और उन्हें ये चीज रियलाइज हुई, तो एक कंसेप्ट यहाँ पर नया इंट्रोड्यूस किया गया विच इज CPACE।
सी पेस यहाँ पर क्या बोलता है, इट इज अ सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, यानी कि जो बिजनेसेस नहीं चल पाते, जो चाहते हैं कि हम क्या करें यहाँ पर, जो चाहते हैं कि हम बिजनेस बंद करें पर बिजनेस को बंद करने का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, दैट इज वाई ये प्रॉब्लम रियलाइज हुई और सी पेस इंट्रोड्यूस किया था मार्च 23 में, जिसके थ्रू आप इजीली कंपनीज को वाइंड अप कर सकते हो, कंपनी का नाम रिमूव कर सकते हो। सो जितना जल्दी ये हो गया था, जितना इजी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते थे, आज आप उतनी ही इजीली सी पेस के थ्रू क्या कर सकते हो, अपनी कंपनी को एग्जिट करवा सकते हो, कंपनी का नाम रिमूव करवा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, सो सी पेस की फुल फॉर्म क्या है बेटा, ये एक सेंटर है फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड यानी कि स्पीड में, फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, जो कंपनीज एग्जिट करना चाहती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था किसके लिए, ताकि ये जो कंपनीज है वो अपना बिजनेस को क्लोज कर पाएगी, अपना नाम रिमूव कर पाएगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। क्या यहाँ तक क्लियर है? ओके गौरा, ओके आई गॉट योर पॉइंट, नो वरीज, डन है ये। अच्छा, अभी ये पॉइंट हमने देखा है लास्ट क्लास में कि ये MCA 21 में कौन कौन सी एजेंसीज होती है, मैंने आपको समझाया है। सी वी ऑल नो कि लॉ बनाने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने तीन चीजें देखी होगी। सबसे पहला होगा लेजिस्लेटिव, फिर आपने देखा होगा एग्जीक्यूटिव, फिर आपने पता होगा जुडिशरी। अच्छा, इनका काम क्या होता है? लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ को बनाना, टू मेक द लॉज, ठीक है, टू मेक लॉज। एग्जीक्यूटिव का काम होता है टू सी कि लॉज इंप्लीमेंट हो रहे हैं या फिर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे, कैन आई से इंप्लीमेंटिंग द लॉज। और जुडिशरी का काम क्या होता है? डिसीजन लेने का, ठीक है, जुडिशरी का काम क्या होता है? टू टेक द डिसीजन और जजमेंट। अभी इसी से रिलेटेड अलग अलग अथॉरिटीज बनती है हमारी। लॉ बनाना कौन करेगा? पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट, ये सभी मिलके क्या करेगी? लॉज बनाएगी। अच्छा, लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर मैं पर्टिकुलरली कंपनीज लॉ की बात करूँ, कंपनीज एक्ट की बात करूँ, तो कौन यहाँ पर डिसाइड करता है, कौन देखता है कि लॉ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे? कंपनीज एक्ट में कौन सी अथॉरिटी है हमारी? यहाँ पर दो अथॉरिटीज यू आर गोइंग टू सी। ROC, जिसका पूरा नाम होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आप भी हैबिचुअल हो जाओगे धीरे धीरे। एंड दूसरा है हमारा रीजनल डायरेक्टर, दे विल सी कि कंपनी क्या ये जो लॉज बने हैं उसे कंप्लाई कर रही है। अच्छा, कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, इश्यूज हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो जुडिशरी कौन है यहाँ पर? NCLT और NCLAT, ये ट्रिब्यूनल्स है, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर आप उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप आगे अपील कर सकते हो, विच इज नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये मैंने क्यों समझाया है? ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपकी कंट्री गवर्न होती है, कैसे कंपनीज एक्ट यहाँ पर चलता है। अभी वी आर गोइंग टू सी द एजेंसीज अंडर MCA 21 कि कौन कौन सी एजेंसीज है। सबसे पहला ROC यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था ना सब कुछ है यहाँ पर। तो ROC क्या बोलता है? ROC किसके लिए है? क्या बोला था? कंपनी में कुछ भी हो रहा है, याद करो रिवाइज कर आए हो ना। कंपनी में एक पत्ता भी हिल रहा है तो ROC को बताती है, ठीक है, ROC को बताती है, बिल्कुल हमारी मम्मा की तरह सब जाके पापा को बता देती है ना, वैसे ही। तो कंपनी में कुछ भी हो रहा है वो ROC को बताएगी। तो कंपनी अपने फॉर्म्स को फाइल करती है ROC के पास। कंपनी अगर अप्लाई करेगी नेम के लिए तो वो भी ROC के पास। कंपनी को बंद होना है तो ROC के पास अप्लाई करेगी। सो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का काम क्या होता है यहाँ पर? कि कंपनी को रजिस्टर करना, कंपनी से रिलेटेड सारे फंक्शंस वो डिस्चार्ज करता है हमारा रजिस्ट्रार ऑफ
कंपनीज। सेकंड है हमारा रीजनल डायरेक्टर। अभी रीजनल डायरेक्टर ना ऊपर बैठा है, वो सुपरवाइज करता है। रीजनल डायरेक्टर रिस्पेक्टिव रीजन का इंचार्ज होता है यहाँ पर, ठीक है। हर एक रीजन में कुछ नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज होती है। ये देखिए कि आरओसी सही से काम तो कर रहा है ना, वो सुपरवाइज करते हैं आरओसी का काम यहाँ पर, कि आरओसी सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। साथ ही साथ वो ऑफिशियल लिक्विडेटर का काम भी यहाँ पर सुपरवाइज करते हैं उनके अपने रीजन्स में। सवाल आएगा मैम ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या, तो देखते हैं। ऑफिशियल लिक्विडेटर मतलब ऐसा पर्सन होता है जब आपकी कंपनी बंद होने वाली होती है, तो उस केस में हम एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं जिसका काम होता है एसेट को सेल करना, लाइबिलिटीज को रीपे करना, तो उसे हम ऑफिशियल लिक्विडेटर यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। क्या ये तीनों अथॉरिटीज और एजेंसीज हमारे दिमाग में गई क्या? ये तीनों क्लियर हुआ क्या टिल नाउ? अच्छा, और अथॉरिटीज है बट उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या फिर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये क्या बोलता है यहाँ पर? ये बोलता है अगर कंपनी एक्ट से रिलेटेड कोई भी मैटर है, कोई भी केस आ जाता है कंपनी से रिलेटेड, तो आपको हाई कोर्ट नहीं जाना, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाना, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना, आप कंपनी से रिलेटेड मैटर के लिए, ताकि जजमेंट फास्ट आए। ये एनसीएलटी और एनसीएलएटी सिर्फ कंपनी से रिलेटेड मैटर्स ही देखते हैं, कोई सिविल मैटर्स नहीं दिखेंगे, कोई दूसरे मैटर्स नहीं दिखेंगे, ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू कंपनी। तो यहाँ पर आप एनसीएलटी के पास जा सकते हो। एनसीएलटी को सेटअप ही क्यों किया है? कंपनी के रिलेटेड मैटर्स के लिए, ताकि फास्टर रेजोल्यूशन हो। कंपनी में जो भी डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, ठीक है, वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो, बिजनेस करने में किसी को कोई प्रॉब्लम ना है। इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टैब्लिश करा है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, यू कैन अपील टू नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। अच्छा, सेक्शंस याद नहीं करने, जहां पर भी जो भी सेक्शंस याद करने होंगे, आई एम देयर टू गाइड यू। तुम टेंशन लो ही मत, कौन सा केस याद करना है, कौन सा सेक्शंस याद करना है, आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है। आई नो शुरू शुरू की एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन धीरे धीरे यू वुड बी यूजफुल, आपको समझ आ जाएगा मेरा तरीका क्या रहता है एंड किस तरीके से आपको भी समझना है, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जिसे हम बोलते हैं नफरा। हालांकि इसके बारे में हम अकाउंट्स एंड ऑडिट चैप्टर में यहाँ पर देखेंगे। ये किसने बनाया है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। ये जो बॉडी होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताती है, ठीक है, कि क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्या ऑडिटिंग पॉलिसीज यहाँ पर कंपनी को इम्प्लीमेंट करनी रहेगी। सो बेसिकली ये बॉडी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग पॉलिसीज बताएगी। फिर देखो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये क्या होता है? नाम से लग रहा है दीदी जब भी कोई सीरियस फ्रॉड का मैटर है तो ये इन्वेस्टिगेशन करने आएंगे। एकदम परफेक्ट लगता है यार, तुम लोग तो हो ही इंटेलिजेंट, है ना? बस 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 चलो, ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, एमसीए ने बनाया है, और इसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। आईटी के होंगे, लॉ के होंगे, ऑडिटिंग के होंगे, टैक्सेशन के होंगे, कैपिटल मार्केट होंगे, सभी के टैक्सेशन, सभी के यहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं। तो अगर किसी भी कंपनी में कुछ फ्रॉड से रिलेटेड चीज है ना, फ्रॉड से रिलेटेड चीज है यहाँ पर, तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कौन आता है यहाँ पे? SFIO आता है। इसका शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? SFIO बोलेंगे। सो जब भी कंपनी में फ्रॉड से रिलेटेड जो भी मैटर्स है, फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, फ्रॉड के रिलेटेड केस के लिए कौन आएगा? आपका सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस आएगा। सो टोटल MCA 21 के अंदर हमने 6 एजेंसीज देखी। कौन सी 6 एजेंसीज आपको मुझसे पहले बोलना है? मैं बोलूँ उससे पहले आपको बोलना है सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रीजनल डायरेक्टर, ऑफिशियल लिक्विडेटर, NCLT, NCLAT, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एंड नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। क्या ये डन है? ये सभी एजेंसीज आती है MCA 21 में। नो नीड टू लर्न सेक्शन, इसके सेक्शन कोई भी जरूरत नहीं है आपको याद करने की। सी बेटा अभी ना शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा जोश होता है हमारे अंदर, हमें लगता है ये भी कर ले, हमें लगता है वो भी कर ले, लेकिन फिर धीरे धीरे आके आपका जोश डाउन होगा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप नहीं कर पाओगे। तो जो भी रेलिवेंट है, जहाँ पर भी जो भी सेक्शन याद करने मैं आपको बताऊंगी, सेक्शन की लिस्ट आपको मेरे साथ साथ बनानी ही बनानी है, राइट? तो वो बनाते जाओ, कौन से सेक्शंस लिखने हैं वो भी मैं बोलती जाऊँ, लेकिन ये सेक्शंस याद नहीं करना है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखो कि आरओसी काम कैसे करता है। आरओसी ऑफिस हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि मैंने बताया कि पहले ना सारा फिजिकल काम होता था, लेकिन जब से MCA 21 आया ये इलेक्ट्रॉनिकली काम होने लग गया है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आज का आपका होमवर्क है,
यू विल गो टू गूगल पे आप सर्च करोगे www.mca.gov.in और इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करोगे एज एन हर चीज़ देखो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंपनी से रिलेटेड, कंपनी का मास्टर डाटा क्या है, कुछ फॉर्म्स के नाम लिखे हुए हैं क्या, वो देखो, जाके एक्सप्लोर करो, है ना। नया एप्लीकेशन आता है तब भी हम देखते हैं, नया फ़ोन आता है तब भी हम देखते हैं, ये तो आपसे रिलेटेड चीज़ है। तो ये आप करो और देखो क्या चीज़ आपको समझ आती है। जो भी हम पढ़ रहे इट्स नॉट थ्योरी, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। ये चीज़ें आपको एक्चुअली में करनी पड़ेगी व्हेन यू विल क्लियर योर CS एग्जीक्यूटिव, जब आप ट्रेनिंग करोगे या फिर जब आप CS बन जाओगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो आज हम थियोरी पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। अच्छा, ROC के ऑफिसेस के बारे में बात करें तो पहला ये बोल रहा है फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस मतलब क्या है, यहाँ पर ये बताता है कंपनी से रिलेटेड इंटरफेस। कैसे आप MCA 21 का सिस्टम देख सकते हो, ये हमें वर्चुअल फ्रंट ऑफिस दिखाता है, यानी कि जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे आपको एक इंटरफेस दिखेगा MCA 21 से रिलेटेड, ठीक है। ये साधक सप्रा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यही मैंने समझाया था, ठीक है। सो फ्रंट ऑफिस मतलब आपको एक इंटरफेस दिखता है, वेर एवर यू विल सर्च आपको पूरा MCA 21 की यहाँ पर वेबसाइट दिख जाएगी, जो हमें आगे से, जो हमें ऊपर से दिख रहा है कि हाँ ठीक है ये वेबसाइट हमें दिख रही है। ये फ्रंट ऑफिस ना वर्चुअल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। वर्चुअल भी हो सकता है यानी कि अभी ये कैसा है, वर्चुअल है। पहले क्या होता था, फिजिकल फ्रंट ऑफिस थे यहाँ पर, लेकिन जब से MCA 21 आया ये सब वर्चुअली हो गए हैं, यानी कि ये कंप्यूटर फैसिलिटी है जिसके थ्रू आप सारे के सारे फॉर्म्स यहाँ पे साइन कर पाओगे। सो कहने से जो भी डिजिटल फॉर्म्स होंगे वो सब आप यहाँ पे साइन कर पाओगे, वर्चुअली कर पाओगे। आपको MCA पोर्टल सर्च करना है, इंटरनेट के थ्रू आप ये वेबसाइट पर जाओगे, जो भी फॉर्म फाइल करना है आपको यहाँ पर आप अपने घर पे बैठकर क्या कर सकते हो, फॉर्म फाइल कर सकते हो। साथ ही साथ ये आपको फैसिलिटीज देता है कि आप डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हो आपके PDF फॉर्म में, आप वहाँ पे स्कैन करके क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये अभी ना बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत बेसिक सी चीज़ें बताई गई है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मत लो, बस ये कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं। बैक ऑफिस क्या बोलता है, जो हमें दिख नहीं रहा है, वर्चुअली तो हमें दिख रहा है ऐसा ऐसा हो रहा है, बट एक्चुअली बैक में कौन चेक कर रहा है ये सारी चीज़ें। आपने तो फॉर्म भेज दिया है ROC को, आपने तो नेट पे अपलोड कर दिया, पर कौन चेक कर रहा है। जैसे आपने CS एग्जीक्यूटिव का भी रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, राइट। आपने क्या किया, स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपकी मार्कशीट भेज दी होगी, तो वो जो आपको दिख रहा है इंटरफेस दैट इज फ्रंट ऑफिस। लेकिन उधर भी तो कोई चेक कर रहा होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर से आपके पास मेल आता है, ठीक है, फिर से पता चलता है, यानी कि कोई ना कोई बैक ऑफिस में भी बैठा है, तो वही होता है बैक ऑफिस। यहाँ पर बैक ऑफिस किसको रिप्रेजेंट करता है, जो भी ROC के ऑफिसेस हैं जो ये चेक कर रहे हैं, RD के ऑफिसेस है उन्हें रिप्रेजेंट करता है, जो हेडक्वार्टर्स है, जो इंटरनल प्रोसेसिंग का यहाँ पर ध्यान रखते हैं, जो भी फॉर्म्स फाइल हुए हैं उनकी इंटरनल प्रोसेसिंग का ध्यान रखेंगे, क्या सब कुछ सही तो हो रहा है ना, वो क्या है हमारे बैक ऑफिसेस में होता है। क्या आप मुझसे रिलेट कर पा रहे हो, क्या आपको ये चीज़ समझ आई है जब भी आपने आपके CS एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। आर यू एबल टू रिलेट दिस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा सर्टिफाइड फाइलिंग सेंटर। ये क्या बोलता है, कंपनीज को हम प्रोवाइड करें E-फाइलिंग। तो ये जो भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, ICSI, ICAI, ICAI कॉस्ट वाला, उनके रीजनल काउंसिल, लोकल चैप्टर्स, इंडिविजुअल्स जो मेंबर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल फर्म है, उन्हें हमने क्या बोला है, उनको हमने फैसिलिटीज़ दी है कि आप लोगों की हेल्प करो, ठीक है। सभी को नहीं आता ना फॉर्म्स फाइल करना, फॉर्म अपलोड करना, तो ये जो प्रोफेशनल्स है, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट्स है, दे आर गोइंग टू हेल्प, वो उन्हें फैसिलिटेट करने वाले हैं। कैसे E-फाइलिंग प्रोसेस होता है, तुम CS बन जाओगे, उसके बाद तुम्हारे पास बहुत सारी कंपनीज आएगी, उसके फॉर्म तुम फाइल करोगे, कंपनीज फॉर्म नहीं फाइल करेगी। तुम यहाँ पर CS बन गए हो, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी यू आर गोइंग टू फाइल द फॉर्म ऑन द MCA वेबसाइट, उन्हें नहीं पता कैसे करना है ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर आप फॉर्म फाइल करोगे, यहाँ पर आप हेल्प उन्हें करोगे। सो दैट वाज दैट, ये क्या था हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस थे। तो सबसे पहले हमने देखा फ्रंट ऑफिस, वर्चुअल फ्रंट ऑफिस क्या होता है, फिजिकल में बेसिकली पहले ऑफिसेस थे, आपको वहां जाके फॉर्म सबमिट करना होता था। बैक ऑफिस में हमने देखा कि वो लोग चेक करते हैं इंटरनल प्रोसेसिंग। लास्टली हमने देखा सर्टिफाइड फाइलिंग सेंटर्स, जहाँ पे प्रोफेशनल्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन E-फाइलिंग, वो फाइलिंग में यहाँ पे हेल्प करने वाले, दे आर गोइंग टू फैसिलिटेट यू, दे आर गोइंग टू असिस्ट यू हियर। क्या ये डन है। अच्छा, अभी इसके बेनिफिट्स क्या है,
क्या फायदे हैं MCA 21 आ गया है। अभी तुम सोचो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन के क्या क्या बेनिफिट्स है। कुछ तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंस वाले आपको समझ आ जाएगा कि अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बार बार ऑफिस के चक्कर नहीं खाने पड़ेंगे। वरना क्या होता है, पहले वो पर्सन जाता है, वो बोलता है अभी नहीं आना, बाद में आना, फिर जाएगा कल नहीं आना, परसों आना, ये फॉर्म कम है, ये फॉर्म ज़्यादा है। सो क्या मैं बोलूँ, आपको बार बार उसका सामना करना पड़ता है, आपको इंटरफेस करना पड़ेगा। लेकिन थ्रू दिस MCA 21 पोर्टल, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग, आपका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गया है ROC RD के ऑफिस से। अच्छा, साथ ही साथ ये जो भी डेटा बेस है उसका बहुत इफेक्टिव यूज़ हो रहा है। अलग अलग तरह की वेबसाइट्स क्रिएट हो रही हैं जिससे आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने डेटा को यहाँ पर स्टोर कर पाओगे। और साथ ही साथ ये जो ROC के बैक ऑफिस में लोग बैठे हैं वो भी अच्छे से सुपरवाइज कर पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे कौन सी कंपनी कंप्लाई कर रही है। यू वॉन्ट बिलीव कि पहले क्या होता था, जब ये आया नहीं था तो एक टाइम जब इलेक्ट्रॉनिकली ये सब चीज़ें नहीं होती थी ना, तो एनुअल रिटर्न्स ये सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, जो कंपनी को कंपलसरी ROC के पास फाइल करना होता है, राइट। तो रिलायंस के जो एनुअल रिटर्न्स होते थे वो ट्रक में भर कर आते थे ROC के ऑफिसेज में। मतलब तुम समझ रहे हो ROC के ऑफिसेज का काम कितना पाइल्ड अप हो जाता था। मतलब ट्रक के ट्रक में इतने सारे एनुअल रिटर्न्स और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स आते थे और बोलते थे लो चेक करो, चेक तो करना है, कंपनीज एक्ट में कंपलसरी है। तो यहाँ पे वो बेटर, तुम्हें क्या लगता है, सुपरवाइज होता था? नहीं होता था। क्या अच्छे से कंप्लाइंस होता था? नहीं पता चलता था हमें। लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिकली वेस आया तो आप इजीली सुपरवाइज कर सकते हो, इजीली मॉनिटर कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ऑल्सो स्पीड बढ़ गई है, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी है, सेम इसी से पॉइंट रिलेट कर सकते हो। अगर आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करना और आपको इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना है, क्या ज़्यादा ईजी है? स्पीड। किसकी ज़्यादा इजी? इलेक्ट्रॉनिकली। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर पता चल जाएगा किसी भी टाइम, और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होता है। आप इसे ऑल्सो कंपेयर कर सकते हो कि अगर कोई फिजिकल है, अगर कोई ऑनलाइन लेक्चर्स है, तो ऑनलाइन लेक्चर्स में स्पीड कितनी फास्ट हो जाती है, आपको कहीं ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं करना पड़ता, ट्रांसपेरेंट रहते, आप किसी भी टाइम फिर से देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं रहता है, आने जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस मतलब क्या होता है, आप आराम से चेक कर सकते हो सारे डॉक्यूमेंट्स, उसे अप्रूव करने के पहले आप बहुत आराम से उसे चेक कर सकते हो, एंड बहुत ही इफेक्टिवली यहाँ पर चेक होता है। साथ ही साथ MCA ने क्या किया है, इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया एक विंडो सिस्टम में, दैट इज नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर आपकी कंपनीज भी इनकॉर्पोरेट होगी, आपकी LLP भी इनकॉर्पोरेट होगी। तो कल करते अगर साहिल सोचता है कि दीदी मैं एक LLP इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ, तो साहिल को MCA 21 की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और LLP इनकॉर्पोरेट करने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। या फिर प्रियांशी सोचती कि मैम मुझे क्या करना है, मुझे ना कंपनी इनकॉर्पोरेट खोलनी, बस मैं तो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गई हूँ, तो वहाँ पर भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इस वेबसाइट पर जाकर। ये सारे क्या देख रहे हैं हम लोग, बेनिफिट्स देख रहे हैं MCA 21 के। अच्छा, ये MCA की जो वेबसाइट है ना, आपको ढेरों सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आज आप लोगों का होमवर्क है, यू विल गो टू द वेबसाइट और आप देखोगे सर्विसेज में कि क्या ये चीज़ें हैं MCA सर्विसेज में, क्या जो हम पढ़ रहे हैं क्या ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको करना ही करना है आज। क्या क्या सर्विसेज मिलती है, आपके जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनका सिग्नेचर आप रजिस्टर करा सकते हो। डायरेक्टर्स अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए। ये डायरेक्टर्स का नंबर होता है, जैसे हम बोलते हैं डिन, है ना, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप कंपनी की मास्टर डिटेल देख सकते हो, किसी भी कंपनी की यहाँ पर मास्टर डिटेल देख सकते हो जो कि ROC के साथ रजिस्टर्ड है। साथ ही में LLP की भी देख सकते हो। आप चार्जेस का इंडेक्स देख सकते हो। चार्जेस का इंडेक्स मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर कंपनी ने अगर कहीं से लोन लिया है और अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, तो हम बोलते हैं उस पर चार्ज क्रिएट किया। तो कौन सी प्रॉपर्टी गिरवी रखी, कब रखी है, कितने टाइम के लिए रखी है, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। LLP की सर्विसेज मिल जाएगी आपको। LLP से रिलेटेड जो भी फाइलिंग होती है, कंपनी से रिलेटेड फाइलिंग, कोई कंप्लेन किसी ने फाइल करी है, फीस या पेमेंट से रिलेटेड कोई इशू है यहाँ पर, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिलेटेड जो भी सर्विसेज है, एंड पब्लिक सर्च ऑफ ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क है या फिर ट्रेडमार्क नहीं है उस कंपनी का, ये सारी क्या है हमारी, ये सारी हमारी MCA की सर्विसेज यहाँ पर रहती है। आपको और ज़्यादा कब मज़ा आएगा जब आप प्रैक्टिकली देखोगे। आज का आपको होमवर्क है, अदरवाइज चैप्टर 2 में मैं तो बताने वाली हूँ, लेकिन आई वॉन्ट यू टू टेक सम एफर्ट्स। आप अपने लिए ले रहे हो ना, इतना कर सकते हैं हम, ठीक है। तो एक बार ये सब MCA की सर्विसेज आप गो थ्रू करोगे। अच्छा,
प्रियांशी ने हमें बेनिफिट्स का निमोनिक बताया, जो मैंने हमें बताया था, जो मैंने आपको लास्ट बैच में बताया था, दैट इज सिड, राइट। तो ये क्या है, ये आपका निमोनिक है कि किस तरीके से आप यहाँ पर बेनिफिट्स याद कर सकते हो। ये छोटी छोटी सी मेमोरी टेक्निक है, एंड आई एम ग्लैड प्रियांशी कि आपको ये सब चीज़ें याद है। यही वो चीज़ें होती है ना जिससे हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है ये सभी, ठीक है। तो इसके थ्रू आप याद कर पाएंगे। हमारा स्पीड वाला पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी वाला पॉइंट, एस से क्या हो गया है, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग वाला पॉइंट हो गया है हमारा। आई से इंटीग्रेशन विथ NSWS, या फिर आप ये भी बोल सकते हो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, इंटरफेस जो हो रहा है वो भी यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है हमारा। ड्यू डिलीजेंस बहुत इफेक्टिव हो जाता है हमारा, और डेटा बेस को आप इफेक्टिव यूज कर पाते हो। कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटी निखिल? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा बेटा। वो कमिटीज की बात कर रहे हो, कंपनीज एक्ट कैसे आया था, वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये पास्ट है, लेकिन वो कभी नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, फाइलिंग से रिलेटेड देखते हैं कि कैसे आपको फॉर्म्स यहाँ पर फाइल करने रहेंगे। देखो, जैसा मैंने बताया, अभी फॉर्म्स कैसे फाइल होंगे, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होंगे। किया ना CS एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन, CSET का रजिस्ट्रेशन, क्या जाकर आया था ऑफिस पे, ICSI के चैप्टर ऑफिस पर नहीं गए थे ना, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म्स फाइल करे थे तुमने। वैसे ही कंपनी से और LLP से रिलेटेड जो भी फॉर्म्स होंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट फॉर्म में यहाँ पर फाइल करना रहेगा। तो ई फॉर्म मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है, और इंटरनेट के थ्रू आप यहाँ पर फॉर्म फाइल कर पाओगे। ये जो भी फॉर्म होता है वो कंप्लाइंस से रिलेटेड आप फाइल कर सकते हो। जैसे कि एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया, कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना है, कंपलसरी है, तो कंपनी को ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना रहेगा। यहाँ पर MCA के वेबसाइट के थ्रू वो फाइल करेगी। MCA के पोर्टल पर आपको लेटेस्ट ई फॉर्म्स भी मिल जाएंगे कि कौन सा फॉर्म है, फॉर्म का फॉर्मेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है टू फाइल द फॉर्म्स। सो आपके सेक्रेटेरियल फंक्शन का इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको फॉर्म फाइलिंग करनी पड़ती है। दैट्स व्हाई आई हैव सेड यू कि बहुत सारी कंपनीज और LLP की ई फॉर्म फाइलिंग आपको करनी रहेगी। सो ये था रिलेटेड ई फॉर्म से, जहाँ पर हमने देखा व्हाट इज अ ई फॉर्म। ई फॉर्म आप कब फाइल कर सकते हो, कंप्लाइंस से रिलेटेड या कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, और CS का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्रेटेरियल फंक्शन ये होता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल तो किए, इंस्पेक्शन भी होगा। इंस्पेक्शन मतलब क्या, दे विल सी इज इट राइट और नॉट। तो ये डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन भी कैसा होगा, ऑनलाइन होता है। वंस यू हैव फाइल द डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, उसके बाद क्या होगा, ROC ने रिकॉर्ड में ले लिया, एंड वो लोग यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करेंगे, सब कुछ सही है, अप्रूव हो जाएगा। लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन आता है, जैसा मैंने आपको बताया कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल्स पब्लिक डॉक्यूमेंट, और आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये मिलेंगे क्या आपके, कहाँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, कहाँ मिलेंगे। अगर आपको किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी MOA AOA ना एक कंपनी ROC के पास फाइल करती है। सो किसी भी पर्सन को डॉक्यूमेंट पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल आपको रिलायंस का MOA देखना है, तो आप कैसे देखोगे, आप MCA21 की वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। इन दैट केस आप वो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हो, ऑनलाइन इंस्पेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन कब, यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट, आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आप देख पाओगे, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, चार्जेस, एनुअल रिटर्न, बैलेंस शीट कंपनी की, डायरेक्टर्स में चेंज, ये सभी आप देख पाओगे। कोई भी पर्सन इसे देख पाएगा बाय पेमेंट, कुछ सर्टेन फीस दो और आप इसे देख पाओगे। सो यस, ऑनलाइन इंस्पेक्शन भी हो सकता है। अच्छा, आप MCA21 में फॉर्म फाइल कर रहे हो, फॉर्म फाइल करने से पहले कुछ प्री रिक्वेस्ट होते हैं, मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखना। CS करना चाहते हो ना, लेकिन ध्यान रखना मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइसेस करनी होगी, तुम्हें कुछ प्री रिक्वेस्ट बता दिए जाते हैं। वैसे ही फॉर्म फाइल कर रहे हो ना, तो भी कुछ प्री रिक्वेस्ट यहाँ पर माने जाएंगे। अच्छा, एक बार रीड करो।
यस। अच्छा, क्या क्या चीजें हैं? कर ही रहे हैं मैम, बहुत करना होगा साहिल। अच्छा है ना, प्री रिक्वेस्ट है, देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, राइट। मैं आप सभी को एक बात बताती हूँ। हम बोलते हैं ना, हमें इतनी मेहनत करनी, हम कितना कुछ कर रहे हैं, हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतनी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर रहे, पार्टी करने नहीं जा रहे। आई नो यू ऑल आर डूइंग, लेकिन ध्यान रखो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप अपने लिए कर रहे हो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एंड इट इज़ राइट कि अगर आपको ये सीएस की डिग्री चाहिए, अगर आपको सीएस एग्जीक्यूटिव पहली बार में क्लियर करना है, तो कुछ तो खोना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर सूरज जैसा चमकने के लिए सूरज जैसा जलना भी होता है आपको। बस याद करो, मोटिवेटेड रहो, किसी भी टाइम पर डीमोटिवेटेड फील मत करो कि हमसे नहीं हो सकता। और गिव अप तो हमें कभी नहीं करना है। जब भी गिव अप करने का मन होना, तो बस ये सोचना कि जिस दिन रिजल्ट आएगा आप लोग कितने खुश हो जाओगे। व्हेन यू विल सी दैट सीएस एग्जीक्यूटिव में आप क्लियर हो गए हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी ऑल इंडिया रैंक आ गई, वो खुशी देखो और अपने आप फिर से पढ़ने लग जाओगे। आई कैन बेट यू दैट, ठीक है। अच्छा, क्या है प्री रिक्वेस्टेड ई फाइलिंग करने के लिए? सबसे पहले डीएससी होना चाहिए, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। वो क्लास 2 का भी हो सकता है, क्लास 3 का भी हो सकता है। ये सर्टिफिकेट आपको इशू कर दी है यहाँ पर एमसीए की एक अथॉरिटी। प्री रिक्वेस्टेड मतलब अभी बताया विनीत मैंने कि फॉर्म फाइल करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो भी डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं लीगली एडमिसिबल होते हैं कोर्ट के अंदर। अगर आपने डिजिटली साइन किया है तो ये वैलिड माना जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 और 2 ईयर्स। एंड एक और बात बोलिए, अगर आप ई फॉर्म फाइल करना चाहते हो तो उसे प्री सर्टिफाई कराओ। अभी प्री सर्टिफाई क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। प्री सर्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ था सो दैट जो भी इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल होता है वो यहाँ पर साइन करे एंड आरओसी का वर्कलोड खत्म हो जाएगा। अभी समझो मेरी बात, तुम क्या करने वाले हो, कंपनी में कोई पर्सन है उसे फॉर्म फाइल करना है, वो तो कंपलसरी है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो जो फॉर्म फाइल कर रहा है वो फॉर्म सही है या वो फॉर्म गलत है। इसीलिए बोला जाता है आप आरओसी के पास फॉर्म फाइल कर रहे हो उससे पहले किसी प्रोफेशनल से प्री सर्टिफाई कराओ। प्री सर्टिफाई कराओ मतलब पहले उनसे चेक करवा लो, उन्होंने चेक कर लिया तो आरओसी भी थोड़ा सा उसका वर्कलोड कम हो जाता है और उन्हें लगता है इफ़ अ प्रोफेशनल हैज़ प्री सर्टिफाइड तो ये सही होगा। इसलिए प्रोफेशनल से पहले आप प्री सर्टिफाइड करा दो। और अगर प्रोफेशनल ने एक बार प्री सर्टिफाई कर दिया मतलब ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं यहाँ पर कि कुछ भी गलत हुआ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड है यहाँ पर तो उस केस में सिस्टम भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है फटाफट, यार सीएस ने सर्टिफाई किया। सीएस तो लॉ का मतलब मालिक है, उसे तो सब पता है, लॉ के किंग एंड क्वींस हो तुम लोग तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आरओसी भी फटाफट उसे सर्टिफाई करता है, अप्रूव कर देता है। यहाँ पर सिस्टम भी एक्सेप्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन विदाउट अप्रूवल बाय आरओसी या फिर अदर ऑफिसर्स ऑफ द मिनिस्ट्री, बिकॉज प्रोफेशनल्स ने यहाँ पे सर्टिफाई किया एंड दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है, तुमने बोला अरे सर्टिफाई कर दो ना यार, चलेगा, तू तो अपना दोस्त है, और यारी दोस्ती में उसने गलत सर्टिफाई कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा, उसे फ्रॉड के अंदर लाइबल माना जाएगा और उसे पनिशमेंट यहाँ पर मिलेगी। अच्छा, क्लास 2 और क्लास 3 ना बीसे एक तरह के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, अलग अलग तरह के डीएससीज मिलते हैं। अलविना इकबाल का एक क्वेश्चन है, मैम हाउ डिड यू फील व्हेन योर रिजल्ट केम आउट? आपको कैसा लगा? तो क्या ही बताऊं बेटा, मतलब मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, बट दैट फीलिंग वॉज सरियल। मैं बता नहीं सकती हूँ। जैसे ही रिजल्ट देखा और वो पास देखा ना, जस्ट लाइक टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम माई आईज। मैं को 10 मिनट तक समझ ही नहीं आ रहा था मैं पास हो गई हूँ, मैं रेजिस्ट ही नहीं कर पा रही थी, मैं पास हो गई। हाँ, मेरे पेपर्स अच्छे गए थे और इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, वो एक्सपेक्टेशंस, आपको वो कॉन्फिडेंस फिर भी नहीं होता है बिकॉज प्रोफेशनल एग्जाम है। लेकिन जब वो मैंने देखा, मैं 10 से 15 मिनट तक रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। मैं घर वालों से पूछ रही थी, मम्मा मेरा रिजल्ट सही आ गया, मैं सच में पास हो गई क्या, मैं सच में पास हो गई क्या? लेकिन जब वो देखा ना, वो खुशी इज ऑन अलग लेवल। आपको ऐसे लगता है आप जमीन से 2 कदम ऊपर चल रहे हो, मतलब अब तो लगता है अरे हमने तो सब कुछ कर दिया। और जब फ़ोन्स आते हैं रिलेटिव्स के और जब वो कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं तो एक अलग फील होता है कि हाँ यार, कर दिखाया मैंने। जो इतनी मेहनत थी, इतने दिनों की, इतनी रातों की मेहनत थी, जो आप सोए नहीं हो, वो सारी की सारी मेहनत वहाँ पर सफल हो जाती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द प्राउड ऑन योर पेरेंट्स फेस। वो स्माइल देख के ऐसे लगता है यार इसीलिए तो पढ़ा था, मतलब हमारा सब कुछ संभल हो गया। और फिर रिजल्ट के दिन है ना, तुम सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर दो, दिवाली, न्यू ईयर, होली, ऐसा लगता है सब कुछ हो गया है, बस
बस मैं इतना कहना चाहूंगी, हर एक बच्चे का ये फीलिंग तो जरूर आपको जीनी चाहिए इस लाइफ में, ये फीलिंग जीनी चाहिए कि क्या फील होता है, दैट इज अबव द क्लाउड्स, मतलब अलग ही फील होता है यहाँ पे। एंड आई होप आप लोग भी बहुत बहुत जल्दी ऐसा फील करोगे, ठीक है। अच्छा, प्री रिक्वेस्ट ठीक है हमारे। सो दैट्स इट अबाउट आर चैप्टर। ये चैप्टर हो चुका है हमारा एंड, ठीक है। प्री रिक्वेस्ट मतलब बेटा ये फाइलिंग से पहले थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, क्या चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है साहिल, थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ। अच्छा, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, the privilege of limited liability for business that is one of the main advantage of doing business under the corporate form of organization with some exception। कि लिमिटेड लाइबिलिटी का प्रिविलेज सबसे ज्यादा है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, दिसंबर 21 का क्वेश्चन है। व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन हियर है, सबसे पहले कंपनी क्या होती है, ठीक है। कौन सा सेक्शन है कंपनी का, फटाफट से सेक्शंस टाइप कर दो, बारिश हो जानी चाहिए सेक्शंस की, ठीक है। वो एक्सप्लेन करोगे, फिर आप लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करोगे, क्या होती है लिमिटेड लाइबिलिटी, और फिर आप एक्सेप्शन बताओगे। एक्सेप्शन क्या है, अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से यहाँ पर कम हो गया है ना, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से कम है, आप 6 मंथ या 6 मंथ से ज्यादा के लिए यहाँ पर बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो, देन इन दैट केस वहां पर वो पर्सन पर्सनली लाइबल होता है। सो यू हैव टू कवर इट इन 3 पॉइंट्स। परफेक्ट, सेक्शन 2 क्लॉज 20, वेरी गुड। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे 2 क्लॉज 20 के अकॉर्डिंग कंपनी क्या है। लिमिटेड लाइबिलिटी में शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती, कहाँ तक लिमिटेड होती है, अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल। और एक्सेप्शन बताओगे, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से कम हो गए हैं एंड यू आर कैरिंग ऑन द बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और मोर, तो यहाँ पर यू विल बी हेल्ड पर्सनली लाइबल। डन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा एक बारी, ये एक केस लॉ तरह का क्वेश्चन है, जस्ट रीड इट वंस और क्या समझ आया ये मुझे बताओ, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में साहिल मुझसे पूछ रहे हैं, मैम कंपनी की डेफिनेशन तो पूछी ही नहीं, फिर लिखना क्यों है। क्योंकि बेटा यही तरीका होता है पेपर प्रेजेंटेशन का, जब भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए इन दैट केस यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन, और ये मैं आपको अभी से सिखा रही हूँ सो दैट आपको एग्जाम में कभी इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए आपको यहाँ पे इंट्रो देना है कि कंपनी होता क्या है, सो दैट एग्जामिनर वुड हैव अ फेयर आइडिया कि बच्चे को ये पता है। सो ये इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। ओके साहिल, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, क्योंकि बच्चों को बहुत ना कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। केस क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं हम। Arun entered into a transaction with Brilliant Merchandise Limited for a contract worth ₹51 लाख। तो जब भी ऐसा केस लॉ वाला क्वेश्चन है आपको कहना क्या है वो ध्यान रखना, आपको ड्रॉ करते जाना है कि क्या क्या हो रहा है। पेंसिल लो और ड्रॉन करो कि अरुण ने क्या किया, ट्रांजेक्शन के साथ एंटर किया, ये ब्रिलियंट लिमिटेड के साथ, ओके। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए 51 लाख का। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी स्टिपुलेट दैट अ कॉन्ट्रैक्ट अबव ₹25 लाख, ये कंपनी का आर्टिकल्स क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट अबव ₹25 लाख शुड बी अप्रूव्ड बाय अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, बी लिमिटेड में अगर अबव 25 लाख कुछ भी हो रहा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव करवाना है। अनजान द डेप्यूटी जनरल मैनेजर कॉमर्शियल प्रोड्यूसेस अ फॉल्स डॉक्यूमेंट,
इस कंपनी में एक पर्सन है अनजान, उन्होंने फॉल्स डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रोड्यूस किया है जो ऐसा बोलता है, जिसमें ऐसा दिखा रहा है कि रेजोल्यूशन अप्रूव हो चुका है, फॉर ए रेजोल्यूशन अप्रूविंग द कॉन्ट्रैक्ट हैविंग बीन पास्ड इन अ बोर्ड मीटिंग। इसके अकॉर्डिंग बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हो गया है। लेटर पता चलता है यहाँ तो फॉर्जरी हुई है, फॉर्जरी डिस्कवर्ड है। अरूप प्लीड्स दैट हिज कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इज प्रोटेक्टेड। ये जो पर्सन है अरुण, वो बोलता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो प्रोटेक्ट हुआ है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तो होगा यहाँ पर, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, तुम्हारी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है ये मेरे को नहीं पता, मेरे को यही पता है, मैंने MOA पढ़ा है, मैंने रेजोल्यूशन देखा है, वो पास हुआ था। सो इन योर ओपिनियन क्या लगता है ये अरूप सक्सीड करेगा क्या? जस्ट गिविंग यू 2 मिनट्स, एक बार ध्यान से सोचो और अपना आंसर मेंशन करो यहाँ पे, सो दैट मुझे पता चले आपकी थिंकिंग किस लेवल तक गई है, ठीक है? ओहो ओहो, बहुत सारे आंसर्स आए, लेट मी सी। मैम फॉल्जरी है तो नल एंड वॉइड है, विवेक नॉट सक्सीड, शिफाली, साहिल, रफत जहाँ, ओके, स्तुति, समीक्षा, आदित्य, नरेंद्र, शिफाली, प्रियांशी, वाह ग्रेट ऑसम गाइस, स्वाति, ओके। चलो देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन हमें समझ आ गया, राइट? क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया एंड यू गाइज आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट। अरुण यहाँ पर सक्सीड नहीं करेगा। सो जिसका आंसर था विल अरुण सक्सीड, नो ही विल नॉट सक्सीड, वो सक्सीड नहीं करेगा। और जिन्होंने गलती से गलत आंसर दे दिया है वो भी अब समझने की कोशिश करना, ठीक है? सबसे पहला याद करो, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन में था INFN फॉर्जरी वाला केस। फॉर्जरी वाले केस में क्या बोला, जब भी कोई भी पर्सन फॉल्स डॉक्यूमेंट पे रिलाई करता है, फॉर्जरी हुई है, तो हम उसे उस ट्रांजेक्शन को नल एंड वॉइड मानते हैं, उसे वॉइड एब इनिशियो ही मानते हैं। क्या यहाँ पर फॉर्जरी हुई थी क्या? ये साफ साफ बोला गया फॉर्जरी इज डिस्कवर्ड, तुम्हें साफ साफ बता दिया। और अगर फॉर्जरी हुई है इन दैट केस अरुण यहाँ पे सक्सीड नहीं करेगा, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट तो करता है, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट साथ साथ एक्सेप्शन भी देता है। वो एक्सेप्शन बोलता है कि फॉर्जरी हुई है तो मैं तो दूर हूँ बाबा, मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। सो दैट इज वाई अरूप विल नॉट सक्सीड। क्या ये क्लियर है? ये नल एंड वॉइड माना जाएगा। अच्छा जिन्होंने एकदम परफेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड गाइस। अच्छा इसे कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्या मैं कह सकती हूँ ये है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन, ये केस लॉ वाला क्वेश्चन है। और केस लॉ वाले क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं वो मैं आज आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले जब भी केस लॉ वाला क्वेश्चन आता है, यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। पहला होता है प्रोविजन, जहाँ पर आप एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। दूसरा होता है फैक्ट्स ऑफ द केस, जहाँ पर क्वेश्चन को ही शॉर्ट में लिखा जाता है। एंड लास्ट होता है कंक्लूजन, जहाँ पर आप बताओगे अरूप सक्सीड करेगा या सक्सीड नहीं करेगा। सो इट इज अ 3 पैरा रूल। whenever you have to solve the case law question, this is the 3 पैरा रूल जिसके अकॉर्डिंग आप ये केस लॉ वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। अपने कॉपी और पेन लेकर और मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करो, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अभी पूरे क्वेश्चन में किसकी बात करी गई है मैम? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट तो है ही, ठीक है? तो हम उसकी बात करेंगे, उसके एक्सेप्शन की बात करेंगे एंड फिर हम कंक्लूजन यहाँ पर लिखते हैं। सो चलो स्टार्ट करो मेरे साथ। यू गाइज हैव टू स्टार्ट।
चलो, सबसे पहले क्या बताओगे, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। लिखो लिखो, यहाँ पर अगर मैं लिख रही हूँ और आप नहीं लिख रहे हो तो वो टाइम वेस्ट है आपके लिए, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू अल्टीमेटली राइट डाउन द आंसर्स इन द एग्जाम। और दिस इज द थिंग जहाँ से ना बच्चों का मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, उन्हें लिखना नहीं आता। बट मैंने फर्स्ट सेकेंड क्लास से ही आपको ये सिखा रही हूँ सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा और एंड तक तो ना एकदम प्रो हो जाओगे आप लोग, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, एक बार सीखेंगे फिर आप खुद लिखोगे। डॉक्ट्रिन कौन सा डॉक्ट्रिन एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्या करता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, पहले वो बता दो। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर्स अगेंस्ट द कंपनी। अच्छा, आउटसाइडर्स को सिर्फ और सिर्फ एमओए पता होता है ना। द आउटसाइडर्स are bound only to know the external position of the company। सिर्फ सिर्फ उन्हें क्या पता होता है कि कंपनी के बाहर क्या चल रहा है, एक्सटर्नल पोजीशन है ना ऑफ द कंपनी, एंड नॉट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, साथ ही साथ तुम्हें याद हो तो आउटसाइडर ऐसा प्रिज्यूम करेगा कि सब कुछ सही चल रहा है कंपनी में, है ना, एंड नॉट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। यू कैन सी, जो भी बच्चों को ये डाउट होगा क्या मैम हमें वर्ड टू वर्ड सब याद करना है, नहीं, मैं यहाँ पर पूरा पूरा अपनी लैंग्वेज में लिख रही हूँ, लेकिन हाँ मेन आपका कीवर्ड्स यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। मेरे को चाहिए कि मैं और एक्सप्लेन करूँ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बिकॉज इट इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। ऑल्सो एन आउटसाइडर्स, जो भी आउटसाइडर है वो क्या करेगा, इस प्रिज्यूम द आउटसाइडर, आई होप गाइज आप लोग लिख रहे हो, विल प्रिज्यूम दैट एवरीथिंग इन द कंपनी इज गोइंग एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, या फिर इज इन कंप्लाइंस भी आप लिख सकते हो, ठीक है, इज इन कंप्लाइंस विथ रूल्स एंड रेगुलेशन। अभी यहाँ पर चेरी ऑन द केक क्या होगा, वी नो द केस, तो लिख कर आ जाओ, केस पता है हमें, इज इन कंप्लायंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशन। अभी चेरी ऑन द केक इज वी नो द केस, तो यहाँ पर केस लॉ ब्रैकेट में लिख देंगे हम, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कान। समझ रहे हो चीजों को कैसे लिख रहे हैं, अभी तक वी आर ऑन द प्रोविजन पार्ट ओनली। अभी आप क्या बताओगे, पैराग्राफ में कोई भी आंसर नहीं लिखेंगे हम, वी आर गोइंग टू राइट द आंसर ओनली ऑन ओनली इन पॉइंट्स। सी, एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपीज होती है ना, पैराग्राफ में क्या लिखे उन्हें समझ नहीं आएगा, सो हमें आंसर्स को पॉइंटर्स में लिखना रहेगा। ये देखो आपके आंसर्स हमेशा पॉइंटर्स में रहेंगे, देयर वुड बी अ गैप ऑफ 1 लाइन और आप पॉइंटर्स में आंसर्स लिखोगे, नो वन विल राइट द आंसर्स इन पैराग्राफ, क्योंकि जब आप पैराग्राफ में लिखते हो वो इतना अच्छा नहीं लगता है। प्रेजेंटेशन मैटर्स एंड मैटर्स अ लॉट, ठीक है शर्वरी, इसलिए हम इसे पॉइंटर्स में लिखेंगे, एंड दैट इज द रीजन मैं आपको लिखवा रही हूँ, क्योंकि बेटा अभी तक आपको ये किसी ने नहीं सिखाया होगा कि आंसर्स कैसे लिखते हैं, लेकिन मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ ताकि आपको बाद में कोई इशू ना आएगा, एंड टाइम पे पैनिक नहीं करोगे। हमें क्लास में समझ आ रहा है, क्लास में याद आ रहा है, और क्लास में हम लिखना भी सीख रहे हैं। एक बार आप धीरे धीरे आंसर्स लिखने लग जाओगे फिर आप यूज टू हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब हम मेंशन करेंगे फॉर्जरी वाला पॉइंट। हावेवर, अभी आप बताओगे हावेवर देयर इज एन एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन होता है, हावेवर देयर इज एन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट
दैट इज forgery. So if a person relies on the false document, relies मतलब पूरा उसी पे डिपेंड है, false document पे, है ना. If a person relies on the false document, the transaction will be null and void in case of forgery. As there is no consent of the person, क्योंकि हमने देखा था वहां पर तो कोई कंसेंट ही नहीं होती है. तो हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि अगर फॉर्जरी है तो कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, वो ट्रांजेक्शन नल एंड वॉइड यहाँ पर होगा. ठीक है. अच्छा, फिर क्या करना है आपको, ये प्रोविजन हमारा सही हो गया. अभी हम फैक्ट्स लिखेंगे. फैक्ट्स मतलब ये जो भी क्वेश्चन आपने देखा था, आप क्वेश्चन को शॉर्ट समराइज फॉर्म में लिखोगे. इस बात का ध्यान रखना, एग्जामिनर इंटरेस्टेड नहीं होता है ये देखने में कि आप क्वेश्चन को कितना समराइज लिख रहे हो. ठीक है. मेन क्या है, प्रोविजन में इंटरेस्टेड है, लेकिन फिर भी हम 2 से 3 लाइन में लिखेंगे मैक्सिमम. सो आप कैसे लिखने वाले हो, उसके लिए क्वेश्चन होना चाहिए हमारे पास. हम लिखेंगे ये जो अरूप है ये ट्रांजेक्शन में एंटर किया है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल्स एंड फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट में. ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, उसके अकॉर्डिंग लिखोगे अरूप entered into transaction of 51 लाख. एकदम शॉर्ट में लिखोगे. ठीक है. फिर क्या लिखोगे यहां पर, ये जो फॉर्ज्ड, लेकिन ये डॉक्यूमेंट फॉर्ज हो गया है. ठीक है. द रिजोल्यूशन वॉज फॉर्ज्ड बट, अरुण यहां पर क्या बोल रहा है, अरुण बोल रहा है कि उसे प्रोटेक्शन मिलेगी, बट अरुण प्लीडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. ठीक है. ये हमने क्या किया है, बहुत ही शॉर्ट में हमने फैक्ट लिख दिया है. अच्छा, अभी कंक्लूजन क्या है, कैसे आप स्टार्ट करोगे कंक्लूजन को, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या अरूप सक्सीड करेगा, क्या अरूप को प्रोटेक्शन मिलेगी क्या अगेंस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये एग्जामिनर जानना चाहता है. तो यू हैव टू राइट, क्योंकि बच्चे ना प्रोविजन लिख देते पर कंक्लूजन नहीं लिखे रहते हैं, बट यू शुड नो कि कंक्लूजन क्या है यहाँ पर. तो अभी आप कैसे लिखोगे, स्टार्ट कैसे करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन, जो अभी हमने आंसर में प्रोविजन बताया उसके बेसिस पे. कैसे लिखोगे आप, सो ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन, ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन. ठीक है. इस प्रोविजन के बेसिस पे आरोप विल नॉट सक्सीड एज, क्यों सक्सीड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट है या फॉर्जरी है, एज फॉर्जरी इज एन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. ये जो फॉर्जरी है वो क्या है, ये एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के लिए. एंड ये ट्रांजेक्शन कैसा होगा, वॉइड माना जाएगा. क्या लिख रहे हो साथ साथ, क्या लिख रहे हो. अच्छा, लिख दो यहाँ पर देयरफॉर ही विल नॉट सक्सीड, क्योंकि पूछा है क्या वो सक्सीड होगा. देयरफॉर ही विल नॉट सक्सीड, he will not be protected and will not succeed in his pleading. उसने प्लीड किया था ना, he will not succeed in his pleading. इस तरीके से यू आर गोइंग टू आंसर एंड आपको बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे. क्या मैं क्लियर हूँ क्या यहाँ तक एकदम,
अच्छा, अभी मेन पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा, दैट यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन पॉइंट्स, आप आंसर को पॉइंट्स में लिखोगे, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा, यू हैव टू अंडरलाइन द की पॉइंट्स, कि ये जो भी की पॉइंट्स है आपको अंडरलाइन करने पड़ेंगे और हम हमारी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अभी की पॉइंट्स क्या है, आपको अंडरलाइन करना है, साथ साथ लिख के खत्म हुआ हमारा इंडोर मैनेजमेंट का। यहाँ पर की पॉइंट क्या है, जब भी आप आंसर लिख रहे हो आप अंडरलाइन करोगे ही करोगे। प्रोटेक्ट आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी, ठीक है, ये की पॉइंट हो गया है। अच्छा, आउटसाइडर्स को क्या पता होना चाहिए, एक्सटर्नल पोजीशन, आउटसाइडर्स बाउंड, बस एक्सटर्नल पोजीशन, ओके। फिर हमने बताया आउटसाइडर ऐसा अज्यूम करेगा सब कुछ सही है, तो यहाँ पे आउटसाइडर प्रिज्यूम कि कंपनी क्या है, कंप्लाइंस में है। चेरी ऑन द केक क्या था, केस लॉ था, ठीक है ना, तो यहाँ पर केस लॉ को अंडरलाइन करो। मेन चीज यहाँ पे एक्सेप्शन वाली भी थी, तो यहाँ पर बताओगे एक्सेप्शन क्या है, फॉर्जरी को अंडरलाइन करोगे। अगर कोई पर्सन रिलाई करता है फॉल्स डॉक्यूमेंट पे तो ट्रांजेक्शन नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कंसेंट नहीं है। अच्छा, अगर सिंगल अंडरलाइन कर रहे हो तो सिंगल ही करनी है सब पे, डबल का टाइम नहीं मिलता, सो बेटर रहेगा आप सिंगल अंडरलाइन करो एग्जाम में। तो ये हमने अंडरलाइन कर लिया। अब जब भी एग्जामिनर आपका आंसर चेक करेगा ना, ही विल बी इम्प्रेस्ड कि यार सबसे पहला आंसर सही है। दूसरी बात, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन यू हैव प्रेजेंटेड पॉइंट्स में यहाँ पर एकदम अंडरलाइन कर रखे, तो उसे जो चाहिए आंसर में वो ऑलरेडी अपने मार्क कर रखा है, ठीक है। यही टेक्निक होती है ज़्यादा मार्क्स लाने की, ऑल इंडिया रैंक लाने की हमारे लिए। फैक्ट में कुछ अंडरलाइन नहीं करना है, कंक्लूजन में बता दो अरूप विल नॉट सक्सीड, क्योंकि एग्जामिनर यही देखना चाहता है आपने सक्सीड या विल नॉट सक्सीड, ठीक है। अभी इसमें भी बोल दोगे क्योंकि फॉर्जरी एक्सेप्शन है हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का। दैट इज इट, यू विल गेट फुल मार्क्स। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आधा मार्क 1 मार्क कट सकता है, बट इस तरीके से आप आंसर प्रेजेंट करोगे दैट नो पावर कैन स्टॉप यू टू स्कोर एग्जाम्पशन इन कंपनी लॉ, प्रोवाइडेड आपका कॉन्टेंट सही होना चाहिए, ठीक है। क्या मज़ा आ गया, समझ आ गया? सो दैट इज इट एंड हियर इज द टाइम। किसका टाइम आ चुका है, यहाँ पर टाइम आ चुका है हमारी तूफानी रिवीजन का, ठीक है। सो हियर इज द हाई टाइम फॉर आवर तूफानी रिवीजन। ब्लू पेन संजय, शैल वी स्टार्ट? रेडी हो, तैयार हो, आग लगाने के लिए रेडी है हम सभी? करे तूफानी रिवीजन, तूफान मचा दे आज। सुभाषीष दास, दैट इज एन होमवर्क फॉर यू ऑल बेटा। लिमिटेड लाइबिलिटी वाला जो क्वेश्चन है वो होमवर्क है, इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में आप आंसर लिख दो। जो एक्सेप्शन वाला पॉइंट है ना, जो हमने नोट्स में पढ़ा है ना, कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन से कम है एंड अगर आप 6 मंथ्स या उससे ज़्यादा के लिए बिजनेस कैरी ऑन करते हो, इन दैट केस दैट पर्सन विल बी पर्सनली लाइबल। इस चैप्टर में आप उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे, दैट इज सफिशिएंट। मेरा मेन एम ये है कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आंसर लिखना है। जो भी इसके अलावा जो एक्सेप्शन है, वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन फर्दर चैप्टर्स, वो सभी कवर हो जाएगा, ठीक है सुभाषीष? So let us start with our तूफानी रिवीजन। चलो स्टार्ट करें। कहाँ से स्टार्ट किया था आज? वी हैव स्टार्टेड विद कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील बोलता है, वैसे तो हम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में जो पर्दा है वो पर्दे को उठाएंगे एंड द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल बी डन, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल बी डन। आपको बोलना है मेरे साथ साथ, मैं नहीं बोलूंगी के लिए। अच्छा, कौन कौन से ऐसे केसेस है? सबसे पहले हमने देखा, अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, फ्रॉड या कोई इम्प्रॉपर कंडक्ट कर रहे हो, आपने कंपनी को फ्रॉड करने के लिए बनाया है, इम्प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए बनाया, कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होगा। जॉन्स वर्सेस लिपमैन वाला केस, वो लैंड ट्रांसफर कर दी थी, कंपनी बना के लैंड ट्रांसफर कर दी थी, बट एक्चुअली में कंपनी के पीछे वो ए और क्लर्क ही था। कोर्ट ने डिसीजन दिया कि बी को लैंड सेल करो। फिर हमने देखा, वेल द कॉर्पोरेट फेकेड इज रियली ओनली एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी, जहां पर अमेरिकन को इंडिया में आपका फिल्म बनाना अलाउड नहीं था, आरजी फिल्म्स लिमिटेड, तो उन्होंने ब्रिटिश कंपनी को एज एन एजेंसी यूज़ किया, एज अ मास्क यूज़ किया, लेकिन वहाँ पर ब्रिटिश कंपनी की होल्डिंग 90% या उससे ज़्यादा किसके पास थी? अमेरिकन कंपनी के पास थी। आफ्टरवर्ड्स हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा? एनिमी कैरेक्टर वाला, कि अगर इन केस आपकी यहाँ पर 2 कंट्रीज में वॉर चल रहा है
एक कंट्री से, एक जो कंपनी है वहाँ से कुछ सामान भेजे जा रहे हैं, इन दैट केस वी विल चेक, हम कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करके देखेंगे कि कौन सी कंपनी से पूरा कंट्रोल कर रही है। यार तुम्हारी एलियन एनिमी है, वो कंट्रोल कर रही है, उसके डायरेक्शंस पे चल रही है, तो हम यहाँ पर कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करने वाले हैं। अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन में हमने क्या देखा है, बोनस देना ना पड़े, इसीलिए यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है, दूसरी कंपनी बनाई है और अपना पैसा वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, सो दैट वर्कमैन को बोनस ना देना पड़े। एंड कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करके पता चला उसका तो कोई काम ही नहीं था। टैक्स इवेजन करने के लिए अगर आप कोई कंपनी बनाते हो, जहाँ पर हमने केस देखा सरदिनशो मानिक जी पेटेड, जब आप टैक्स इवेड कर रहे हो, आपने 4 प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर दी और उधर सारा पैसा ट्रांसफर कर रहे हो सो दैट आपको टैक्स ना देना पड़े, उस केसेस में भी चारों की चारों कंपनीज का कॉर्पोरेट व्हील यहाँ पर लिफ्ट होगा। आफ्टरवर्ड्स वी हैव सीन कि आप कंपनी को अनजस्ट या इनइक्विटेबल पर्पस के लिए बना रहे हो, यहाँ पर कंपनी को बना रहे हो फॉर डूइंग क्रिमिनल एक्टिविटीज, इवेजन ऑफ टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, तो भी कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो जाएगा, राइट। अच्छा, हम गए MCA 21 पे, जहाँ पर हमने देखा MCA 21 क्या है, ई गवर्नेंस है, जहाँ पर बोलता भी ई गवर्नेंस कैसा हो गया, स्मार्ट हो गया है, यहाँ पे सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट हो गया है। यहाँ पर हमारा आप इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म फाइल कर सकते हो MCA की वेबसाइट पे, LLP के रिलेटेड फॉर्म, कंपनी के रिलेटेड फॉर्म, सारे के सारे फॉर्म्स की यहाँ पर फाइलिंग हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी आपको इश्यू हो जाएगा, आपको डिन भी यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी, सी पेस, वो क्या बोलता है, जो ऐसी कंपनीज है जो बंद होना चाहती है, तो अगर आपको एग्जिट करना है, आपको कंपनी को बंद करना है, तो वो भी एक्सेलरेट कर दिया गया। आप इजीली अपनी कंपनी को बंद कर सकते हो, बिजनेस वाइंड अप कर सकते हो और ROC से उसका नाम यहाँ पर रिमूव करवा सकते हो। आफ्टरवर्ड्स वी हैव सीन कि यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं MCA 21 के, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमने सिड करके देखा था। अच्छा, सबसे पहले बेटर सुपरविजन होता है, यहाँ पर आपका मॉनिटरिंग अच्छी होती है, ट्रांसपेरेंसी अच्छी होती है, आपका जो भी इंटरफेस हो रहा है आप उसे एलिमिनेट कर पाते हो ROC के साथ, ID के साथ, ऑफिस के साथ, आपकी डेटाबेस इंटीग्रेट हो जाती है, यहाँ पर ड्यू डिलीजेंस बहुत इफेक्टिव हो जाता है, आपका NSWS इंटीग्रेट होकर कंपनीज और LLPs यहाँ पर क्या कर सकती हैं, फॉर्म फाइलिंग कर सकती हैं। आफ्टरवर्ड्स वी हैव सीन वेरियस सर्विसेज जो आपका MCA देता है, जैसे कि नाम रिजर्व करवाना, कंपनी इनकॉर्पोरेट करना, LLP इनकॉर्पोरेट करना, चार्जेस का रजिस्टर देख सकते हो आप वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप मास्टर डेटा देख सकते हो, डिन के लिए अप्लाई कर सकते हो, DSC के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीज़ें LLP से रिलेटेड फाइलिंग, कंपनी से रिलेटेड फाइलिंग भी यहाँ पर हो सकती है, ये MCA आपको सर्विसेज देगा। अच्छा, क्या डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन इंस्पेक्ट हो सकते हैं? येस, एनीवन कैन ऑनलाइन इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्स। MCA के वेबसाइट पे जाके आप डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन इंस्पेक्ट कर सकते हो, बट येस यू हैव टू डू द पेमेंट ऑफ द रिक्वेस्टेड फीस, वो फीस का पेमेंट करो और आप ऑनलाइन इंस्पेक्ट कर सकते हो, लेकिन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को, सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। हमने एक कंसेप्ट और देखा, प्री रिक्वेस्ट क्या होते हैं वहाँ पर। प्री रिक्वेस्ट में हमने देखा DSC होना चाहिए क्लास 2 या क्लास 3 का, एंड साथ ही साथ आपको प्री सर्टिफिकेशन का ध्यान रखना। अभी प्री सर्टिफिकेशन मतलब क्या? प्री सर्टिफिकेशन बेसिकली ये बोलता है आपको कि आप ROC को फॉर्म फाइल कर रहे हो, उससे पहले किसी प्रोफेशनल से सर्टिफाई कर दो। अगर उन्होंने हाँ कर दिया, उन्होंने सर्टिफाई कर दिया है, सो ROC का वर्कलोड जो है वो यहाँ पर कम हो जाता है, एंड दैट प्रोफेशनल विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिटिंग दैट फॉर्म। अच्छा, हमने MCA 21 में ही ना एजेंसीज थी बहुत सारी, क्या क्या एजेंसीज थी? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो कंपनी को रजिस्टर करती है, रीजनल डायरेक्टर जो सुपरवाइज और मॉनिटर करता है ROC को, और ऑफिशियल लिक्विडेटर को। ऑफिशियल लिक्विडेटर एक पर्सन होता है जो वाइंडिंग अप के टाइम पर यहाँ पर अपॉइंट होता है, ही इज गोइंग टू सेल द एसेट्स एंड पे ऑफ द लाइबिलिटीज। NCLT और NCLAT कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं फास्टर। फिर हमने देखा ना नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, आपको बोलना है, आपको रिकॉल करना है यहाँ पर, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, आंख बंद करो, रिकॉल करने की कोशिश करो। नफरा, वो क्या बोलता है, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ऑडिटिंग पॉलिसीज है, कंपनी को ये बनाने हैं, कंपनी को कंप्लाई करने हैं। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रॉड से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो इन्वेस्टिगेट करने वाला, अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, अलग अलग जगह से एक्सपर्ट्स यहाँ पर आते हैं।
आफ्टरवर्ड्स हमने देखा कि आरओसी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फ्रंट ऑफिस क्या होता है, वर्चुअल फ्रंट ऑफिस क्या होता है, फ्रंट ऑफिस मतलब इंटरफेस, वर्चुअली आप कोई भी यहाँ पर फाइल कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स, बैक ऑफिस मतलब वो देखते हैं इंटरनली प्रोसेसिंग करके देखते हैं यहाँ पे। फिर हमने देखा सर्टिफाइड फाइलिंग सेंटर्स, यहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल्स आपको हेल्प कर सकते हैं कि कैसे डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना है। जनरली कौन होते हैं, ICAI, ICSI, ICAI कॉस्ट वाला, ये प्रोफेशनल्स हेल्प करते हैं कि कैसे यहाँ पर फॉर्म की फाइलिंग करी जाए। एंड स्वाहा, दिस इज द एंड ऑफ आवर तूफानी सा रिवीजन। क्या मजा आ गया है, क्या क्या मजा आया है? डन है, मजा आ गया है। सो ये हुआ है हमारे चैप्टर नंबर 1 का स्वाहा। अच्छा बोल दो मेरे साथ, चैप्टर नंबर 1 स्वाहा। चैप्टर नंबर 1 का स्वाहा हो चुका है। सो आई होप यू गाइज आर रियली रियली हैप्पी। अगर आप मेरे साथ रिविजन कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, क्योंकि यू कैन फील दैट एक्साइटमेंट। जब हम रिवाइज करते तो कितना मज़ा आता है ना। अगर इसमें से आप 60-70% भी रिकॉल कर पा रहे हो, मोर देन इनफ है, क्योंकि एक ही क्लास हुई है अभी तक। अगर आप इतना भी रिकॉल कर पा रहे हो, बस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आई कैन गारंटी यू कि आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाओगे। बस आपको होमवर्क क्या रहेगा, ध्यान रखना, जब भी लेक्चर खत्म होता है, बीट वट एवर द सब्जेक्ट, वट यू हैव टू डू इज, अगर आप सच में चाहते हो कि यार 70+ लाने हैं इस सब्जेक्ट में, लोग कहते नहीं हो पाएगा लेकिन दीदी कह रही है तो हम करके दिखाएंगे। आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ एज एन एल्डर सिबलिंग, एज एन एल्डर सिस्टर टू यू ऑल, तभी मैं आपको इतना बोलती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब आप सच में 70+ स्कोर करना चाहते हो, आज पढ़ लिया है हमने, इसी चीज़ को आपको वापस आज रिवाइज करना है, सेल्फ स्टडी करना है, नोट्स के थ्रू करना है, DPP सॉल्व करना है, पर पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज हमें तो पढ़ लिया, हमने रिवाइज कर दिया, अभी कभी देखेंगे, भूल जाओगे बेटा। ये दिमाग इतना भी तेज नहीं होता, तो आपको बार बार रिवाइज करना रहेगा। डन हो गया है, मजा आ गई है क्या? अच्छा कोई डाउट है आपके मन में? यू कैन डेफिनेटली आस्क, अगर कोई डाउट है तो। अदरवाइज देन वी विल रैप अप। देखो शर्वरी, अभी ये ऐसा चीज़ है, CS एग्जीक्यूटिव में मैं ऐसा बोल ही नहीं सकती हूँ कि बेटा इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते, इससे नहीं आ सकते, बिकॉज ICSI इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल। कहीं से भी कोई से भी पार्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई भी फैकल्टी आपको ये नहीं बोलेगी कि इससे क्वेश्चंस नहीं आ सकते या इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू स्किप एनी ऑफ द पार्ट, और स्पेशली नोट्स में से तो आपको कोई भी पार्ट स्किप करना ही नहीं है। अभी ये वो टाइम नहीं है जब मैं आपको बताऊँ ये इंपॉर्टेंट टेस्ट को पढ़ लेना, वो होता था हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में। लेकिन यू आर गिविंग अ प्रोफेशनल एग्जाम, CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम दे रहे हो, जहाँ पे ICSI आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि जो हमने स्टडी मटेरियल दिया है, ये बच्चा वो सब कुछ चीज़ पढ़ रहा है और पढ़कर आएगा। सो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर। हमें हर चीज़ पढ़नी है, हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर जाना है। यही माइंडसेट आपका अभी से रखो, सो दैट आपको एंड में इशू नहीं आएगा। ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। हम हर चीज़ को इक्वल वेटेज देंगे। हाँ, रही बात चैप्टर्स की सीक्वेंस की कैसे पढ़ेंगे, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, लेकिन अभी इट इज़ ओनली स्टार्टिंग। आप ये नहीं बोलोगे ये इंपॉर्टेंट है तो इसको पढ़ना है, ये कम इंपॉर्टेंट है इसको नहीं पढ़ना। हम हर चीज़ को यहाँ पर पढ़ेंगे। बट अगेन अगर मैं बोलूँ तो डॉक्ट्रिन्स वाला पार्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। ओके, एम आई क्लियर? आई होप मैं अपना मैसेज आप लोगों तक एकदम क्लियरली यहाँ पर पहुँचा पाई हूँ, है ना बच्चा लोग। बिकॉज यू गाइज आर न्यू, आपको नहीं पता कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है। सो आई एम ओनली हियर जो मैं आपको समझा पाऊंगी। सो टेक दिस एज पॉजिटिवली और समझने की कोशिश करो इस चीज़ को, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत यादगार रहा होगा, मज़ेदार होगा। आप रिवाइज करेंगे, आप DPP सॉल्व करेंगे, एंड यू गाइज विल लेट मी नो कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, चैप्टर 1 कैसा लग रहा है। साथ ही साथ जो भी सेक्शंस आपको याद है वो सेक्शन आप कॉमेंट्स में लिखो, जो केस लॉ याद है वो कॉमेंट्स में लिखो, सो दैट मैं जब देखूँ मुझे पता चले कि हाँ हाँ ये बच्चा सब पढ़ रहा है, इसको याद हो रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, यू कैन गिव योर रेटिंग्स आफ्टर दिस लेक्चर कि आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स। तो ये रेटिंग देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी के थ्रू हमें आपका फीडबैक पता चलता है, हमें आपका रिव्यू पता चलता है। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड गाइज। खूब खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।